अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? अच्छा भाई, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर केमिकल एनर्जेटिक्स। और थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करेंगे, इसकी कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। ठीक है भाई, हमारे पास ये जो चैप्टर है केमिकल एनर्जेटिक्स, दिस इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जेटिक्स फ्रॉम ग्रेड 11। आपने सबने ग्रेड 11 में ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है। आपने फिर ये चैप्टर आके एएस में दोबारा से पढ़ा, और एएस में आपने इस चैप्टर को काफी डिटेल में पढ़ा है। आपके पास जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के हवाले से, यू शुड नो अबाउट दोस। दैट आपको इंथैल्पी पता होना चाहिए। इंथैल्पी इज द टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ एनी सिस्टम। बट एग्जाम में वो कभी भी इंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन नहीं पूछते। दे ऑलवेज स्टार्ट आस्किंग यू फ्रॉम द इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। आपको ये पता होना चाहिए व्हाट डज मीन बाय इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन को हम डिनोट करेंगे विद द सिंबल डेल। और इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, हमारे पास क्या होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स का रिएक्ट होने से पहले एक एनर्जी कंटेंट होता है और रिएक्ट होने के बाद एक एनर्जी कंटेंट बन जाता है। तो उसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट्स का इंथैल्पी चेंज इंथैल्पी होगा या एनर्जी कंटेंट होगा। और जो रिएक्टेंट्स का इंथैल्पी होता है उसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो जब हम इंथैल्पी चेंज निकालेंगे तो हम बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, डिफरेंस निकालते हैं बिटवीन द इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। इंथैल्पी का जो यूनिट है वो किलोजूल पर मोल है। तो नेचुरली इंथैल्पी चेंज का यूनिट भी किलोजूल पर मोल ही आएगा। अब ग्रेड 11 में आपने इंथैल्पी चेंज किस तरह से निकाला था? आपने इंथैल्पी चेंज निकाला था यूजिंग बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज। ये वाला मेथड हम अभी भी यूज करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो हम इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकालने के लिए यूज करेंगे। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, आपको इंथैल्पी चेंजेस की टाइप पता होनी चाहिए। हमारे पास वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंथैल्पी चेंजेस। एक को हम कैटेगराइज करते हैं एज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, और अदर रिएक्शंस आर कैटेगराइज्ड एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनके अलावा और कोई रिएक्शन नहीं होते। ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी चेंज वी हैव ओनली टू टाइप ऑफ रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में वही जितनी नॉलेज आपके पास है ग्रेड 11 से चलती आ रही है, वही नॉलेज है कि इट इज दी it these are those reaction where your enthalpy change is positive। enthalpy change का वैल्यू जो है इसमें पॉजिटिव होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में enthalpy change की वैल्यू नेगेटिव होती है। During an endothermic reaction, heat energy absorbed during bond breaking is greater than heat energy released during bond making. And during an exothermic reaction, heat energy absorbed during bond breaking is less than heat energy released during bond making. मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन में नेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन जब होता है तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीज होता है। Similarly, in an exothermic reaction, net amount of heat energy is released. The energy absorbed during bond breaking is less as compared to energy released during bond making. So, net amount of heat energy is released to the surrounding. That's why the temperature of the surrounding during the exothermic reaction increases. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को आप अपनी लेबोरेटरी में भी डील करते आए हैं। आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकाला है, आपने कंबशन रिएक्शन का पढ़ा है, निकाला नहीं है लैब में। अच्छा, फिर इसके बाद आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझ आनी चाहिए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट्स आर एट अ हाई एनर्जी लेवल देन रिएक्टेंट्स। इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हम एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन लेते हैं, और वाई एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन भी ले सकते हो आप, टाइम भी ले सकते हो, और वाई एक्सिस पे हम लोग इंथैल्पी भी ले सकते हैं, या फिर एनर्जी भी लिखा हुआ होता है कभी कभार। ठीक है, अगर इंथैल्पी लिखा है तो उसका यूनिट होगा किलो जूल पर मोल। एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट्स आर एट अ हाई एनर्जी लेवल देन रिएक्टेंट्स। तो इसमें आप एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट से पीक तक बनाते हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज का आप एरो शो करते हैं, इट गोज अपवर्ड्स लाइक दिस। सिमिलरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट्स आर एट अ लोअर एनर्जी लेवल देन रिएक्टेंट्स, तो आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी इंथैल्पी चेंज बनाना आता है। मोर ओवर, अभी एक रिसेंट ईयर में हमारे पास क्वेश्चन आया था मल्टी स्टेप रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का। अब देखें, जब भी आपके पास मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा तो आपके पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है वो दो प्रोफाइल एक साथ बन रही होती है। वो किस तरह से आपको मल्टी स्टेप रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दी जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। EA is your activation energy. EA is the short form for activation energy. And del H is your enthalpy change. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो आप del H बनाएंगे, इट्स एरो विल ऑलवेज गो डाउनवर्ड्स, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में वो अपवर्ड जाएगा। इन केस अगर आपके पास मल्टी स्टेप रिएक्शन है, मल्टी स्टेप रिएक्शन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जिसमें आपके पास
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो आपके पास SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो मल्टी स्टेप होता है, और जो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है वो आपका सिंगल स्टेप कहलाता है, क्योंकि उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट नहीं बन रहा होता। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में आपके पास इंटरमीडिएट बनते हैं, इसलिए हम इसको मल्टी स्टेप रिएक्शन कंसिडर करते हैं। इसी तरह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म भी मल्टी स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म है, तो उसकी भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मल्टी स्टेप में बनेगी। अब मल्टी स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह से, अब आपने ये पढ़े हुए तो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम रिवाइज भी करेंगे, लेकिन मल्टी स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। अगर फर्स्ट स्टेप एंडोथर्मिक है तो एक प्रोफाइल ऐसी होगी, और अगर लास्ट स्टेप एक्सोथर्मिक है सेकंड स्टेप, तो एक प्रोफाइल आपके पास ऐसी होगी। इसमें दोनों स्टेप की अपनी अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है। और इंथैल्पी चेंज फर्स्ट स्टेप का आपका पॉजिटिव है, और सेकंड स्टेप का इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन आपका नेगेटिव है। यस, न्यूक्लियोफिलिक देखो, जहां जहां आपके पास इंटरमीडिएट बन रहा होता है उस इंटरमीडिएट को हम मल्टी स्टेप रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, सेकेंडली आपके पास एनर्जेटिक्स में आपको जो इंथैल्पी चेंजेस दिए जाते हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट टाइप्स में। वो डिफरेंट टाइप्स हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन एंड इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज पढ़ेंगे तो हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे उस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज मेजर करते हैं, और स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वो सबके सब अपने स्टैंडर्ड स्टेट्स में होने चाहिए। स्टैंडर्ड कंडीशंस की वैल्यूज ये होती हैं, वेयर योर टेम्परेचर इज 298 केल्विन एंड योर प्रेशर इज 100 किलोपास्कल और 1 एटमॉस्फेयर। स्टैंडर्ड स्टेट्स हमारे पास वाटर की स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड होती है, हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस, नाइट्रोजन इज अ गैस। ये सब तो आप सही लिखते हैं, बट यूजुअली आयोडीन की स्टैंडर्ड स्टेट I2 सॉलिड होती है, आप इसको गैस लिख देते हैं। ब्रोमीन की Br2 लिक्विड होती है, ये याद रखनी है आपको। फॉस्फोरस एंड सल्फर की कहानी ये है कि फॉस्फोरस की स्टैंडर्ड स्टेट तो वैसे P4 सॉलिड है, बट अगर इसको क्वेश्चन में आप एज अ P सॉलिड यूज करके चलेंगे तो भी आपके पास आंसर सही आता है। अगर क्वेश्चन में P4 लिखा हुआ है तो आप उसको एज अ P4 ट्रीट करेंगे, P लिखा हुआ है तो आप P लेके चलेंगे आगे। अगर आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो अगर आप P4 लिखते हैं तो भी सही है, और एसिड लिखते हैं तो भी सही। बाकी मेटल्स की स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। वी नो दैट वी हैव वन मेटल मर्करी व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बट ये यूज नहीं होगा कहीं पे भी एनर्जेटिक्स में आपके पास। अच्छा, इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन की डेफिनेशन पूछ लेते हैं कभी कभार, वो आपको पता होनी चाहिए। इट इज अ नेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। नाउ इफ यू आर डीलिंग विद स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शंस तो आप इसके साथ ये वर्ड सेंटेंस लगा देंगे, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। सिमिलरली स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन को हमने कैटेगराइज किया हुआ है डिफरेंट टाइप्स में। तो जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन का, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। फिर है हमारे पास स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन, और लास्ट वन है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। वैसे तो और भी बहुत सारी इंथैल्पी चेंजेस होते हैं, लेकिन हमारे पास एएस के सिलेबस में अब सिर्फ यही वाली इंथैल्पी चेंजेस ऑफ अ रिएक्शन सिलेबस का पार्ट है। अदरवाइज स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि पुराने कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें थोड़ा सा ऑटोमाइजेशन का पार्ट होता था, बाकी सारा काम फॉर्मेशन और कंबशन का हो रहा होता था, इसलिए हम ऑटोमाइजेशन पढ़ लेते हैं कभी कभार। बट सिलेबस का पार्ट नहीं है एएस के आपके स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन पढ़ना। आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे 2022 से पहले जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन के। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। इट इज अ इंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर आप ये कॉन्स्टिट्यूएंट का वर्ड ना भी लिखें तो भी चल जाएगा डेफिनेशन में। It is an enthalpy change when one mole of a substance is formed from its elements under standard condition and in their standard state. ये डेफिनेशन आपसे पूछी भी जाती है, और इन डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। देखिए, अगर आप किसी भी चीज का स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन बनाते हैं, चाहे वो कोई भी कंपाउंड हो, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन हमेशा कंपाउंड्स के लिए ही होती है, चाहे वो कोई भी कंपाउंड हो, कोवलेंट हो या आयनिक हो। तो अगर आपने इसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन बनानी है तो आप क्या करेंगे, यू विल टेक वन मोल ऑफ अ कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट, और लेफ्ट हैंड साइड पे आप इसके एलिमेंट्स लिखेंगे। अब हाइड्रोजन गैस आपके पास, हाइड्रोजन जो है वो उसकी एलिमेंटल फॉर्म होती है H2, और ऑक्सीजन गैस की एलिमेंटल फॉर्म होती है O2। इसको आप बैलेंस करेंगे
so that you will have 1 mole of water on the right hand side. तो बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ऑक्सीजन को 1 बनाने के लिए इसके साथ हाफ लगाना पड़ेगा. So this is a रिएक्शन जिसका एक अपना इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन को वी कैन आल्सो कॉल स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर. Right? Similarly, if you want to make the equation for the standard enthalpy change of formation of calcium carbonate, तो calcium carbonate में we have 3 elements, calcium, carbon and oxygen. लेफ्ट हैंड साइड पे आप कैल्शियम की स्टैंडर्ड स्टेट लिखेंगे सॉलिड फॉर्म में Ca सॉलिड, कार्बन इज C सॉलिड एंड ऑक्सीजन इज O2 गैस. और ऑब्वियसली आपको इनके स्टैंडर्ड स्टेट्स पता होने चाहिए फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट. ऑल मेटल्स विल बी ट्रीटेड एज मोनोटॉमिक, मतलब लिखेंगे आप मोनोटॉमिक फॉर्म में ना, उसको सिंगल एटम लिखेंगे. और जो नॉन मेटल्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन H2 होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, नाइट्रोजन N2 होता है, कार्बन सॉलिड होता है, सिलिकॉन Si होता है, बाकी जितने भी हैलोजेंस हैं दे ऑल एग्जिस्ट इन द डायटोमिक फॉर्म. फ्लोरीन इज F2, क्लोरीन इज Cl2, ब्रोमीन इज Br2, आयोडीन इज I2. ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता ही होती है वैसे भी. सो यू हैव टू मेक 1 mole ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. सो इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस इक्वेशन आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करना होगा. तो ऑक्सीजन के साथ अगर हम 3/2 लगाएंगे तो वो 3 बन जाएगा. ठीक है, 3/2 इंटू 2 इज 3, राइट. बाकी कैल्शियम और कार्बन तो राइट हैंड साइड पे भी 1 है. तो ये जो हमारे पास रिएक्शन इक्वेशन बन गई, this is representing the standard enthalpy change of a reaction, and this particular type of enthalpy change of a reaction can also be regarded as standard enthalpy change of formation of calcium carbonate. ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है enthalpy change of formation समझने में? अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ना अभी भी क्या करते हैं, फॉर्मेशन की अगर इक्वेशन बनाने के लिए दो तो उनको ये लगता है कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन बनाऊंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कार्बन सॉलिड होगा एलिमेंटल फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस होगा एलिमेंटल फॉर्म में, राइट. लेकिन अगर आपके पास अक्सर क्वेश्चंस में ना ये इक्वेशन भी गिवन होती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिएक्टिंग टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये फॉर्मेशन की इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमेंट नहीं है. हमें लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंटल फॉर्म चाहिए कार्बन की और ऑक्सीजन की. तो दिस इज नॉट योर, ये एक रिएक्शन जरूर है जिसका अपना एक इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होगा, लेकिन दिस इज नॉट इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जो ऊपर वाली इक्वेशन है, यस, दिस इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज द इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये है इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है भाई. जो नेक्स्ट आपके पास इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन जो आप पढ़ते हैं वो होता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन. अच्छा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन की डेफिनेशन ये है, इट इज अ इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of a substance is burned in excess of oxygen under standard condition and in standard states. अच्छा, अब ये जो डेफिनेशंस है ना, ये कभी कभार आ जाती हैं फॉर 2 मार्क्स, तो मेक श्योर कि आप ये डेफिनेशन प्रॉपरली याद रखें. इसमें जैसे आप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन में मैसअप करते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी आप जो है वो कुछ एरर्स कर देते हैं. जैसे अगर आप यहाँ पे 1 mole ऑफ अ सब्सटेंस लिखना भूल जाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. अगर आप सब्सटेंस लिख देंगे 1 mole नहीं लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो मेक श्योर कि ये वाली आप गड़बड़ ना करें. इसमें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज अ कीवर्ड. अगर आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. अब इसमें अगर मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है, देखो यहाँ पे ना मैंने सब्सटेंस लिखा है, कंपाउंड नहीं लिखा. उसका रीजन है क्योंकि सब्सटेंस में आपके पास किसी भी चीज की एलिमेंटल फॉर्म भी आ सकती है और कंपाउंड भी आ सकता है. अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 1 mole ऑफ कार्बन, कार्बन is not a compound, right, but it is a substance. When we burn 1 mole of carbon in excess of oxygen, we get carbon dioxide. So this particular reaction can be regarded as enthalpy change of combustion of carbon, as well as this can also be used as standard enthalpy change of formation of carbon dioxide. अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो ये enthalpy change of formation of carbon dioxide की भी इक्वेशन बनती है और standard enthalpy change of combustion of carbon के लिए भी इक्वेशन बन जाती है. Similarly, अगर मैं ये सेकंड इक्वेशन देखूं, where we have 1 mole of sodium burning with excess of oxygen to produce sodium oxide. अब यहाँ पे एज पर डेफिनेशन वी आर बर्निंग 1 mole ऑफ अ सब्सटेंस, तो हमें सोडियम के साथ 1 रखना है क्योंकि वी आर ट्राइंग टू मेक द इक्वेशन फॉर द एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ सोडियम. तो सोडियम के साथ 1 रखेंगे. लेकिन इस इक्वेशन को जब हम बनाते हैं तो दिस इक्वेशन इज आल्सो वैलिड फॉर द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड. अब एज पर द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, डेफिनेशन लिखते वक्त हम कहते हैं कि व्हेन 1 mole ऑफ अ कंपाउंड इज फाउंड.
अब राइट हियर इन दिस इक्वेशन वी हैव हाफ मोल ऑफ सोडियम ऑक्साइड। तो अगर मैं रिलेट करना चाहूँ उसको इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन से, तो देखिए भाई इस रिएक्शन का जो भी इंथैल्पी चेंज आ रहा है वो उसकी सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन का हाफ करके दिया हुआ है। तो अगर मैं आपसे इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन पूछूंगा, तो दिस कैन बी यूज्ड एज स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। लेकिन वो हाफ मोल ऑफ सोडियम ऑक्साइड के लिए तो नहीं होता, 1 मोल ऑफ सोडियम ऑक्साइड के लिए होता है। तो जो भी इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन आएगा, आप जब उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो वो इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, क्योंकि हाफ है मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 1 मोल के लिए हो जाएगा। तो आप इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन को जब आप मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो वो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, इनटू इनटू इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ सोडियम बन जाएगा। तो ये बात आपको हमेशा दी जाएगी पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस, लेकिन आपको अगर कल को 2 मोल्स या 3 मोल्स या 0.5 मोल्स के साथ डील करना है तो आप उस पर मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे जितने अभी आपके पास मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, राइट। Similarly, enthalpy change of combustion is not just for element, it is also valid for compounds. Let's say we have 1 mole of methane, which is a compound, burning with excess of oxygen to produce carbon dioxide and water. राइट हैंड साइड पे चाहे कितने भी प्रोडक्ट्स हो, लेफ्ट हैंड साइड पे चाहे कितने भी प्रोडक्ट्स हो, कंबशन फॉर्मेशन के केस में राइट हैंड साइड पे वी हैव ओनली 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड। कंबशन के केस में हम बस सिर्फ इसको कंसिडर कर रहे हैं, ये 1 मोल है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है, ये एक रिएक्शन है तो इसका अपना एक इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन है। एंड दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन कैन आल्सो बी रिगार्डेड एज इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, राइट। अब जैसे कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें फॉर्मेशन और कंबशन इक्वल बनता है, जैसे यहाँ पे दिस इक्वेशन इज फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड विच इज ऑक्टेन, एंड दिस इक्वेशन इज नॉट फॉर द कंबशन ऑफ कार्बन। अभी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेन के लिए है लेकिन मैं इसको कंबशन ऑफ कार्बन के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली ये जो सेकंड इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज बोथ फॉर द कंबशन ऑफ कार्बन एज वेल एज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये फॉर्मेशन की इक्वेशन भी बन रही है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की इक्वेशन बन रही है, और साथ में कंबशन ऑफ कार्बन की भी इक्वेशन बन रही है। ठीक है भाई, आगे बढ़े जरा गाइस। जो थर्ड टाइप ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन है आपके पास, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या है? इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड by a reaction of acid and alkali under standard condition। जब भी आप किसी भी एसिड और अल्कली को रिएक्ट करवाएंगे तो प्रोडक्ट में सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। अभी जो एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, दिस इज बेसिकली वैलिड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ वाटर। ये एक्सोथर्मिक होती है। फॉर्मेशन और कंबशन के बारे में मैं बताता हूँ एंडो और एक्सो है या नहीं। न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, तो आप इसके बारे में ये याद रख सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अच्छा, इसमें ये जो भी इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन है इसको हम इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कह सकते हैं। अगर आप किसी और एसिड और अल्कली को रिएक्ट करवाएंगे तो उसका भी जो इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन आएगा वो इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगर आपके पास 1 मोल ऑफ वाटर बन जाए, नो मैटर विच एसिड और अल्कली यू आर यूजिंग, द एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अल्कली इज ऑलवेज सेम, which is around -57.1 kilojoules per mole. This value can deviate slightly from acid to acid or alkali to alkali, but usually for a reaction between a strong acid and strong alkali, this value always stays same, which is around -57.1 kilojoule per mole. हाँ, अगर आप वीक एसिड या वीक अल्कली यूज कर रहे हैं तो ये वैल्यू जो है वो थोड़ी सी लेस एक्सोथर्मिक होती है, और उसका रीजन ये नहीं है कि उसमें रिएक्शन डिफरेंट होता है। उसमें भी अगर 1 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका भी इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन सेम होना चाहिए था, बट वो कम इसलिए होता है, वो लेस एक्सोथर्मिक इस वजह से होता है क्योंकि जब वीक एसिड और वीक अल्कली रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एनर्जी लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वीक एसिड एंड वीक अल्कली टेक्स टाइम टू आयनाइज बिकॉज दे आर नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड इनिशियली, बट एज दे स्टार्ट रिएक्टिंग they keep on ionizing and the reaction proceeds, and during that time the weak acid and weak alkali takes longer to react, due to which the losses, heat losses are greater during the reaction of weak acid and weak alkali। अभी आप देखेंगे ना कि किस तरह से हम लोग मेजर करते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि लॉसेस क्यों ज्यादा हो रहे हैं जब हम वीक एसिड और वीक अल्कली को रिएक्ट करवा रहे हैं। ऑफ कोर्स ये प्योर रिएक्शन की है, अगर इसमें कुछ और भी मिक्स हुआ हुआ है एसिड और अल्कली के अलावा तो वो सारा कंटेंट भी जो है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा, इसलिए एंथैल्पी चेंज और न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू डेविएट कर सकती है।
क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। अच्छा, आपके पास ऑटोमाइजेशन मैं डिस्कस नहीं करूंगा अभी, ऑटोमाइजेशन हम छोड़ रहे हैं। आपके पास इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालने के लिए एक मेथड होता है, वो मेथड आपको समझ आना चाहिए। देखें, वो मेथड क्या है कि जब भी आप किसी एसिड और अल्कली को मिक्स करते हैं, तो एसिड और अल्कली को मिक्स करना इज अ न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन के जो है आपके पास, इट कैन बी बोथ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है। और स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। सिमिलरली स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑल्सो ऑलवेज एक्सोथर्मिक। इसी तरह आप आयनाइजेशन एनर्जी जो पढ़ते हैं, वो भी एक तरह का इंथैल्पी चेंज ही है आपके पास, जो कि हमेशा एंडोथर्मिक ही होता है। ठीक है, एएस में बस आप यही वाले इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे। अच्छा, जब आप एसिड और अल्कली को रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या होता है कि लेट से आपने अगर कोई एसिड का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम लिया है 30 सेंटीमीटर क्यूब, और उसकी अपनी एक कंसंट्रेशन होगी 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसको रिएक्ट करवाने से पहले आप इनमें से एसिड या अल्कली का इनिशियल टेम्परेचर ले लेंगे। और जब इसमें आप अल्कली ऐड करवाएंगे, लेट से मैंने अल्कली ऐड करवा दिया है 50 सेंटीमीटर क्यूब का, और उसकी कंसंट्रेशन है 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो जब ये रिएक्ट होंगे तो हीट एनर्जी रिलीज होगा, बिकॉज दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो जो हीट एनर्जी रिलीज होता है वो हम कैसे निकालते हैं? Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी से। अब क्योंकि ये हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो इसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। इसमें जो m है, दिस इज योर मास ऑफ वाटर। अब ये जो मास ऑफ वाटर आप लेंगे, वो क्वेश्चंस में आपके पास मास ऑफ वाटर गिवन नहीं होता। क्वेश्चन में आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड ही गिवन होगा, या फिर कोई भी एसिड और अल्कली है उसका वॉल्यूम गिवन होगा। तो आप वॉल्यूम से मास ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? देखें, जब ये दोनों मिक्स हो गए उसके बाद रिएक्शन हुआ है, तो जो सोल्यूशन हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, थर्मामीटर आप इसी सोल्यूशन में डालेंगे ना, तो जिस सोल्यूशन जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग, जो नेट हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो एनर्जी निकलेगी आपकी एक्वा सोल्यूशन में। जो वाटर आपने जो एसिड लिया हुआ है वो एक्वा सोल्यूशन में लिया हुआ है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है वो एक्वा सोल्यूशन में लिया हुआ है। तो ये जो एक्वा सोल्यूशन है, यही तो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। तो आप मास लेंगे इस एक्वा सोल्यूशन का, इस एक्वा सोल्यूशन का आपको मास नहीं देता, आपको सिर्फ वॉल्यूम देता है। तो आप इनके वॉल्यूम को जब ऐड करेंगे, तो 80 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम आ रहा है, तो इसका जो मास होगा वो 80 ग्राम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर हैज अ मास नियर अबाउट 1 ग्राम। ठीक है जी, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इस फॉर्मूला में m इज योर मास ऑफ वाटर, c इज योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो आपको कांस्टेंट टेबल में मिलेगी, एंड डेल टी इज योर चेंज इन टेम्परेचर जो आप फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालेंगे। इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन आप कैसे निकालेंगे? वंस यू हैव कैलकुलेटेड दिस हीट एनर्जी evolved out during the reaction, so you will divide this heat energy by the moles of water produced. देखिए भाई, बात ऐसी है कि अगर मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं, लेट्स से सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जो इसकी रिएक्शन इक्वेशन बनेगी उसमें सॉल्ट बनेगा, सोडियम सल्फेट और वाटर बनेगा। अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो यू विल हैव 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी चेंज है, मैं अगर आपसे कहूं इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन आ रहा है, वो -100 किलो जूल्स पर मोल आ रहा है। ये जो -100 किलो जूल्स पर मोल इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है, वो सिर्फ वाटर के लिए नहीं है। इस रिएक्शन इक्वेशन में इनके जितने जितने भी मोल्स है ना, वो मोल्स आप देखेंगे कि ये इंथैल्पी चेंज, जब आप 2 मोल ऑफ वाटर बनेगा तो ये इंथैल्पी चेंज होगा आपका, मतलब जब 2 मोल ऑफ वाटर बनेगा तो -100 किलो जूल्स की एनर्जी रिलीज होगी। 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट बनेगा तो -100 किलो जूल्स की एनर्जी रिलीज होगी। या फिर आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट होगा तो -100 किलो जूल की एनर्जी रिलीज होगी। या 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट होगा तो भी -100 किलो जूल्स की एनर्जी रिलीज होगी। तो आप इनमें से किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को यूज करके, इंथैल्पी चेंज को यूज करके, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हम मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस को डिनोमिनेटर में लेते हैं, क्योंकि हमने जो डिफाइन किया हुआ एंथैल्पी चेंज एंड न्यूट्रलाइजेशन को, वो किस तरह से किया हुआ है? इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अल्कली। तो हम एसिड के मोल्स नहीं लेते, हम अल्कली के मोल्स नहीं लेते, हम इन दोनों के मोल्स से निकालते हैं वाटर के मोल्स।
अब इनमें से जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उसको यूज करके आप वाटर के मोल्स निकालेंगे, और वाटर के मोल्स जो निकलेंगे आपके पास उस रिएक्शन में जो प्रोड्यूस हुए हैं, नॉट द स्टोइचियोमेट्रिक मोल। अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो ऊपर मैंने एसिड और अल्कली रिएक्ट करवाया है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, तो ये प्रोडक्ट में बनाएगा आपके पास सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो अगर मैं इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, इस रिएक्शन का निकालना चाह रहा हूं, तो उसको मैं इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी कह सकता हूँ। तो इसमें जो मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हुए हैं वो आप निकालेंगे। स्टोइचियोमेट्रिक मोल तो 1 मोल ऑफ वाटर है इस इक्वेशन में। ठीक है, आप क्या करेंगे, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकालेंगे, फिर HCl के मोल्स निकालेंगे, फिर इनमें से आप देखेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, और लिमिटिंग रिएक्टेंट को यूज करके फिर आप वाटर के मोल्स निकालेंगे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं। वंस यू नो द मोल्स ऑफ वाटर दैट हैज बीन प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, वो आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए लिया है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। देखें इस फॉर्मूला से अगर आप सिर्फ mc डेल्टा टी लगाते हैं तो ये तो एनर्जी को दे रहा है जो कि स्केलर है, हमें इंथैल्पी चेंज में ये भी बताना है कि एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है। ठीक है जी। अच्छा, सेकेंडली आपके पास इसमें नीचे ये जो एनर्जी आती है ये जूल्स में आती है, तो हम इंथैल्पी चेंज यूजुअली किलो जूल्स पर मोल में देते हैं, इसलिए हम डिनोमिनेटर में डिवाइड बाय 1000 भी कर रहे होते हैं इस फॉर्मूला में। लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे निकालेंगे, एक्सिस रिएक्टेंट कैसे निकालेंगे भाई, आपके पास ये जो रिएक्शन इक्वेशन है जिसमें 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ HCl के साथ, तो आपके पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स अवेलेबल हैं, आप पहले तो वो मोल्स निकाल के देख लें कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम करके, 0.2 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1000। इसी तरह जो HCl के मोल्स अवेलेबल हैं वो कितने, 0.1 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 1000। अब आप यहां से ये चेक कर लें कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हैं और जो आपके एसिड के मोल्स हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली रिएक्ट करके खत्म हो जाएंगे या इसमें से कुछ पोर्शन बचा रह जाएगा। तो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स आ रहे हैं 0.01 मोल, और HCl के जो मोल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0.1 इंटू 30 डिवाइड बाय 1000, दिस इज 0.003 मोल्स। अब इसका मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.00 0.01 मोल को रिएक्ट करवाने के लिए वी नीड, एक मिनट, 0.2 इंटू 50 डिवाइड बाय 1000, हाँ 0.01 मोल। तो HCl के भी 0.01 मोल रिक्वायर्ड है, लेकिन HCl के तो मोल्स कम है आपके पास। इसका मतलब है कि HCl तो सारा रिएक्ट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमेनिंग रह जाएगा। तो HCl इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आप HCl के मोल से वाटर के मोल्स निकालेंगे। 1 मोल of HCl is producing 1 मोल of water, तो 0.03 moles of HCl will produce 0.03 मोल of water। तो ये जो आप फॉर्मूला में इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकालेंगे, इसमें मास ऑफ वाटर जो कि सॉल्यूशन का मास है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय, आप यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर रखेंगे जो कि एग्जैक्टली रिएक्ट हुआ है, वो हुआ है 0.03। इसको मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर में 1000 इसलिए कर रहे हैं ताकि ऊपर का जूल जो है वो किलो जूल्स में कन्वर्ट हो जाए। सही है लवीजा। अच्छा भाई, क्वेश्चंस कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इंथैल्पी चेंज और न्यूट्रलाइजेशन के। देखें आपके पास इंथैल्पी चेंज और न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन ना काफी टाइम से थ्योरी पेपर में तो नहीं आया है, अदरवाइज पहले थ्योरी पेपर में इसका क्वेश्चन आता था, और इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का भी आता था, कंबशन का भी आता था। तो न्यूट्रलाइजेशन का तो इसलिए अब नहीं आ रहा होता क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन को आप डील कर लेते हैं लैब्स में भी अपने P3 में। लेकिन देखो H2O तो प्रोडक्ट है ना, H2O तो लिमिटिंग रिएक्टेंट, आप रिएक्टेंट देखेंगे ना, वाटर तो प्रोडक्ट है, आपने उसका अमाउंट निकालना है। मैं समझा नहीं आपकी बात। आमना, आगे बढ़े फिर। ओके,
अच्छा जी, न्यूट्रलाइजेशन का मैंने आपके लिए क्वेश्चन निकाल के रखा है भाई। एक मिनट देना जरा। एक तो ये क्वेश्चन देखें, इसमें कह रहा है दैट टेबल शोज द इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पर मोल ऑफ वाटर फॉर्म फॉर वेरियस एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, आपके पास इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस लिया हुआ है, और इसका इंथैल्पी चेंज दिया हुआ है -57। फिर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन में -54 इंथैल्पी चेंज दिया हुआ है बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो एसिड है वो आपको अननोन दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर माइनस, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, चाहे कोई भी एसिड हो चाहे कोई भी एल्केली हो, उनके इंथैल्पी चेंज और न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू सेम होती है, अनलेस कि अगर आपके पास कोई एसिड है या कोई वीक बेस है, तो आपके पास ये इंथैल्पी चेंज और न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू स्लाइटली लेस एक्सोथर्मिक हो सकती है, जो कि आपके पास -54 गिवन है। अच्छा, इसमें आपसे आगे क्या पूछ रहा है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि पी क्यू एंड आर क्या है। अब अगर आप लास्ट ऑप्शन को देखें तो लास्ट ऑप्शन में भी -57 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है, मतलब ये जो आपके पास बेस होगा या एल्कली होगा ये स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर आप सेकंड और थर्ड वाला देखें तो इसमें -57 किलो जूल पर मोल से कम आपके पास इंथैल्पी चेंज और न्यूट्रलाइजेशन गिवन है या इंथैल्पी चेंज गिवन है। तो इसका मतलब है कि जो Q है वो आपका वीक बेस है, और जो P है वो आपका वीक एसिड है। तो इसकी बेसिस पे आपने अपने आंसर चूज करने हैं। तो P जो है वो आपका वीक एसिड तो इथेनोइक एसिड हो जाएगा, Q वीक बेस है तो वो आपके पास अमोनिया, एक्वस अमोनिया हो जाएगा, और R जो है वो स्ट्रॉन्ग एल्कली है तो ये आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। राइट, आगे बढ़े। नहीं बलराज, इंथैल्पी चेंज और न्यूट्रलाइजेशन अभी हमने देखा कि हम निकाल कैसे रहे हैं, जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जब आप किसी अपैरेटस में इस रिएक्शन को करते हैं तो वो जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वो सारी की सारी अगर थर्मामीटर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो चाहे वीक एसिड और वीक एल्कली ही क्यों ना हो, आपके पास इंथैल्पी चेंज और न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू -57 ही आनी चाहिए थी। लेकिन वो -57 इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग। अगर वीक एसिड व्हीकल के लिए तो इट टेक्स लॉन्गर टू रिएक्ट, तो जितना वो टाइम लेगा रिएक्ट करने में उतनी ज्यादा हीट एनर्जी लॉसेस हो जाएंगे सराउंडिंग में, तो आपके पास जो थर्मामीटर पे एब्जॉर्ब होगी वो कम से कम होगी। इस वजह से वो डिफरेंट आ रही होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 में आपसे कह रहा है रिएक्शन पाथवे डायग्राम इज शोन, विच रिएक्शन डज नॉट हैव सच अ प्रोफाइल। तो अब आपको यहां से ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा ऐसा वो रिएक्शन है जो कि मल्टी स्टेप रिएक्शन नहीं। दिस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इज फॉर अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड के साथ जब हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट करता है तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ऑप्शन बी जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपके पास दो तरह के होते हैं, एक SN1 होता है और एक SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। ठीक है, इसमें आपके पास SN2 जो होता है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, जो कि जिसमें ट्रांजिशन स्टेट बन रही होती है, और ये आपके पास प्राइमरी हैलोजन एल्केन्स में होता है। और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है, और उसमें आपके पास इंटरमीडिएट बनता है एज अ कार्बोकैटायन, और ये टर्शियरी हैलोजिनो एल्केन्स में होता है। तो अभी हम अगर हैलोजिनो एल्केन देखें तो वो प्राइमरी हैलोजिनो एल्केन है, तो हमारे पास SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म स्कीम फॉलो होगा जिसमें इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, इसलिए इसका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनेगा वो मल्टी स्टेप वाला नहीं बनेगा, एक सिंगल प्रोफाइल बनेगी।
इसलिए इसका आंसर बी है, बिकॉज दिस विल नॉट गिव यू अ मल्टी स्टेप एनर्जी प्रोफाइल। ऑप्शन सी देखो तो यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है उसके साथ डायरेक्टली वी हैव थ्री मिथाइल्स अटैच्ड। तो इट मींस कि ये आपके पास एक टर्शियरी हैलोजेनो एल्केन है, जिसमें आपके पास SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म स्कीम फॉलो होगी और ये इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करती है। इस वजह से इसका मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा। तो इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसे बनेगी। ऑप्शन डी में वी हैव अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऑल्दो इट इज साइक्लिक बट इट इज अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसमें जो रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, और इसमें भी कार्बोकैटाइन बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में भी कार्बोकैटाइन बनता है, तो इसका भी मल्टी स्टेप होगा। तो आपके पास फोर रिएक्शन मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वो भी मल्टी स्टेप होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वो भी मल्टी स्टेप होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन बट SN2 नॉट, एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वो भी मल्टी स्टेप होता है। ठीक है, SN2 वन स्टेप कैसे है, देखो बेटा एक मिनट इतने सारे मैसेज। बलराज, पहली बात आपका आंसर -57 मोर एक्सोथर्मिक है, -54 लेस एक्सोथर्मिक है। मतलब हीट एनर्जी लॉसेस कम आपने डिटेक्ट की है थर्मामीटर तक। मतलब हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है आप कह रहे हैं कम है, जब भी तो -54 है। -57 इज मोर एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हुई है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब आप लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि बी जो है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन। अच्छा, बी इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन ना, सिंगल स्टेप रिएक्शन में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इस तरह से नहीं बनती है, दो हम्स नहीं बनते हैं उसमें, सिर्फ एक ही प्रोफाइल बनेगी इस तरह की। तो जो आपका बी है वो उसमें ये क्यों सिंगल स्टेप है, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही होती है उसमें हम डिफरेंट स्टेपिंग नहीं कर रहे होते। ये पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, ये MCQ पहले आया करते थे, उसके बाद अचानक से इसने इस कॉन्सेप्ट को रिवाइव करा है मई जून 2024 के पेपर में। इसलिए ये बात आप लोग सब याद कर लें कि जो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है ये आपके पास सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्रोक्साइड आयन है या कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, डायरेक्टली अटैक्स द पार्शियल पॉजिटिव कार्बन, और वो इसके साथ जो है वो ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, इंटरमीडिएट नहीं बनता है इसमें। इसमें वो डायरेक्ट ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन इज ट्राइंग टू मेक अ बॉन्ड विद अ कार्बन, और साइमल्टेनियसली कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। तो जब भी हमने उसको ट्रांजिशन स्टेट कहा है, इंटरमीडिएट नहीं कहा। नहीं बलराज, नेगेटिव, जितना इंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगा उतना ज्यादा रिएक्शन मोर एक्सोथर्मिक होगा, मतलब उतनी हीट एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही। ठीक है, चलो। अच्छा भाई, अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन है, 75 76। जरा हम इसकी तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं छोटी सी चीज आपको और रिकॉल करवाना चाह रहा हूँ। देखिए भाई, अब आपके पास इस चैप्टर का जो सबसे खतरनाक काम होता है वो होता है आपका हैसेस लॉ। अब हैसेस लॉ को हमने डिफाइन कैसे किया हुआ है, हैसेस लॉ बेसिकली इज जस्ट अ प्रिंसिपल और अ रूल दैट हेल्प्स अस फाइंडिंग द इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। देखिए, इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन हम ये कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट टेकन। मतलब अगर कोई भी रिएक्शन हमारे पास हो रहा है तो उस रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन है वो मैं किसी भी रूट से निकाल सकता। अब रूट का क्या मतलब है, अब अगर हम कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं, वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है, वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी और डी बना रहे हैं। अच्छा, प्रोडक्ट सी और डी मैं किसी और रूट से भी बना सकता था, मतलब रिएक्टेंट ए और बी से मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट सी और डी ना बनाऊं, पहले मैं ई और एफ बनाऊं, जिसको मैं अपने रिएक्शन का इंटरमीडिएट कह सकता हूं, लेकिन ये अपने आप में एक कंप्लीट रिएक्शन भी है। और ई और एफ को प्रोड्यूस करने के बाद मैं उनको रिएक्ट करवा के सी और डी बनाऊं, तो अल्टीमेटली मैं पहुंचा तो सी और डी पे ही ना, फ्रॉम ए और बी।
तो ए और बी जब रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं तो ये वाला जो रिएक्शन है इसका अपना एक इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है। इसी तरह ए बी रिएक्ट करके जब ई और एफ बना रहे हैं तो इनका अपना एक इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है जिसको मैंने डेल एच वन कह दिया। और ई और एफ जब रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं तो इसका अपना एक इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है जिसको मैंने डेल एच टू कह दिया। अब अगर मैं इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, ये कुछ वो ये काम उन रिएक्शंस के लिए हम कर रहे होते हैं जिनका रिएक्शन इंथैल्पी चेंज हम डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे होते किसी भी वजह से। तो अगर मुझे ये इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन में डायरेक्टली मेजर नहीं कर पा रहा तो मैं इसको हैसेस लॉ के थ्रू कैलकुलेट जरूर कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं इंथैल्पी चेंज ऑफ डेल एच वन ये मेजर कर सकता हूँ, प्रैक्टिकली डेल एच टू मेजर कर सकता हूँ, तो मैं इस डेल एच वन और डेल एच टू को यूज करके इस डेल एच की वैल्यू निकाल सकता हूँ। बहुत सिंपल होता है हैसेस लॉ। हैसेस लॉ लगाने के दो तरीके होते हैं। देखिए, कुछ लोग हैसेस साइकिल, हम लोग हैसेस साइकिल तो मोस्टली स्किप कर देते हैं, हम लोगों ने एक शॉर्टकट याद किए हुए। अब हैसेस साइकिल यहाँ पे जो बनी है उसमें आपने क्या करना है, हम लोग या तो एक रूट फॉलो कर लेते हैं। लेट्स से अगर मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा हूँ तो ये जो मैंने ब्लू कलर का एरो बनाया है ये मेरा रूट है। अब वो इंथैल्पी चेंजेस जो मेरे रूट की डायरेक्शन में आएंगे वो उनको मैं सिंपली ऐड कर दूंगा, और वो इंथैल्पी चेंजेस जो मेरे रूट की डायरेक्शन के अगेंस्ट जाएंगे उनको मैं माइनस के साइन के साथ ले लूंगा। जैसे आप फिजिक्स में या मैथ्स में वेक्टर्स ऐड करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इन इंथैल्पी चेंजेस के एरोस को मैच ऐड करते जाएंगे। हम लोग देखते कहाँ से हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से ऑनवर्ड जो मेरा रूट है वो इंटरमीडिएट तक नीचे आ रहा है। तो हम करेंगे क्या, जो इंथैल्पी चेंज इस एरो का है या इस रिएक्शन का है उसको ऐड कर देंगे इनटू द इंथैल्पी चेंज ऑफ दिस सेकंड रिएक्शन डेल एच टू। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, या अगर आप एरो टू एरो चलना चाह रहे हैं हेड टू टेल तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डेल एच वन इज एडिंग इनटू डेल एच टू और ये इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन आ जाएगा। लेकिन इसको करने के लिए ना पहले हमें एक क्वेश्चन की एग्जांपल लेनी पड़ेगी, फिर मैं आपको पास पेपर्स पे लेकर आता हूँ। देखिए भाई, हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन given that the standard enthalpies of formation of water, nitrogen dioxide and nitric acid are minus 286 plus 33 and minus 173 kilojoule per mole. The value for the oxygen is zero. Of course oxygen is not a compound, तो इसका formation नहीं होगा। आपके पास ये एक केमिकल इक्वेशन गिवन है और इस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से 2 मोल ऑफ वाटर is reacting with 4 mole of nitrogen dioxide and 1 mole of oxygen to produce 4 mole of nitric acid. आपके पास जो डाटा गिवन है उस डाटा में क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है उसको मैं डाटा कह रहा हूँ, उसमें इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर गिवन है विच इज माइनस 286, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गिवन है विच इज प्लस 33। अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर की इक्वेशन बनाऊं अलग से तो कैसे बनेगी, व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब H2 गैस और O2 गैस रिएक्ट करके वाटर बनाएगा। दिस इज द इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की इक्वेशन बनाऊंगा तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम इट्स एलिमेंट जो कि N2 और O2 है, तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड की जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट विच इज H2 N2 एंड O2। अब इनको सबको 1 मोल के लिए हम बैलेंस तो कर लेंगे। अब हमें जो है ना जो डाटा गिवन है उसको किसी तरह ये जो मेन केमिकल इक्वेशन है इसके साथ कनेक्ट करना है। सारा गेम ही यही है कि आप अगर किसी तरह से जो क्वेश्चन में डाटा गिवन होता है, चाहे वो इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशंस गिवन हो किसी भी चीज की, या इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशंस गिवन हो, या कोई और इंथैल्पी चेंज गिवन हो, यू हैव टू कनेक्ट दिस डाटा गिवन विद द मेन इक्वेशन। अब मेन इक्वेशन जो है इसमें आपके पास वाटर भी है, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, इसमें नाइट्रिक एसिड भी है, और इन्हीं सारे कंपाउंड्स की आपको इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशंस भी गिवन है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, देखें हमारे पास ये मेन इक्वेशन गिवन है। अब मैंने ना नीचे मेन इक्वेशन के नीचे एलिमेंट्स को लिखा है। क्यों लिखे हैं ये एलिमेंट्स, ये कौन से एलिमेंट्स हैं जो इन सारे ऊपर वाले कंपाउंड्स को बनाने के लिए यूज होते हैं। अब ये एलिमेंट्स ही क्यों लिए हैं मैंने, वो मैंने इस वजह से लिए हैं क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन गिवन है और मुझे पता है कि अगर मुझे इस कंपाउंड को फॉर्म करना है तो मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट रिक्वायर्ड होंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को फॉर्म करना है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट रिक्वायर्ड होगा। नाइट्रिक एसिड को फॉर्म करना है तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों रिक्वायर्ड होंगे। अब ये जो मैंने नीचे एक बॉक्स बनाया है इसमें जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं इनके साथ मैंने पॉजिटिव का साइन लगा दिया है, लेकिन ये नीचे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है इन तीनों का आपस में। देखो अगर मुझे वाटर बनाना है
तो सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट होंगे ना। तो आप इसको ऐसे अज्यूम कर लें कि ये एक बॉक्स है, जिस बॉक्स में आपके पास कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स रखे हुए हैं। अगर मुझे वाटर फॉर्म करना है तो मैं इस बॉक्स में से हाइड्रोजन निकाल लूंगा और ऑक्सीजन निकाल के रिएक्ट करवा लूंगा। अगर मुझे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करना है तो मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन निकाल के रिएक्ट करवा लूंगा। और अगर मुझे नाइट्रिक एसिड फॉर्म करना है तो मैं हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन निकाल के रिएक्ट करवा लूंगा। ठीक है। आपने नहीं लवीजा, आपने इन सबकी इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन नहीं बनानी है। ये तो आप एमसीक्यू में इस तरह से सॉल्व करेंगे सेकंड्स में। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं। मैं डायरेक्टली सिर्फ शॉर्टकट बता के नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके शॉर्टकट चल रहा है, अभी भी चल जाता है, लेकिन वो शॉर्टकट भी हमें मॉडिफाई करना पड़ा टाइम टू टाइम, क्वेश्चंस के डिफरेंट स्टाइल्स को देख के। तो मैं अब ये रिस्क नहीं ले सकता कि मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं और वो हर जगह पे लग जाए, क्योंकि यही शॉर्टकट जितने भी आप पढ़ते हैं वो एग्जैक्टली नेक्स्ट ईयर में जाके A2 में सारे फेल हो जाते हैं। तो कभी भी किसी तरह का ऐसा क्वेश्चन बना के डाल देता है कि आपका शॉर्टकट फेल हो सकता है। अभी तक हो नहीं रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को मॉडिफाई देख के हमने अपना शॉर्टकट मॉडिफाई किया है। कल को फिर हमें और दोबारा मॉडिफाई करना पड़ सकता है। वेक्टर मेथड इज नॉट अ शॉर्टकट, वो तो पूरी हैसेस साइकिल आ गई ना। मैं तो अब हैसेस साइकिल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने नीचे एलिमेंट्स इसलिए लिखे हैं क्योंकि ऊपर इन सबके कंपाउंड्स गिवन है, तो मैंने इन कंपाउंड्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में एलिमेंट्स ले लिए। अब अगर मुझे वाटर फॉर्म करना है तो वाटर की फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन वन मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। अब मैं करूंगा क्या, मैं ना एक एरो इसका इस तरह से बनाऊंगा, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। फॉर्मेशन यही है ना कि एलिमेंट उठाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और वाटर बना लिया। लेकिन ये जो मेरे पास वाटर बनेगा, मेरे पास तो इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल ऑफ वाटर के लिए होती है ना, लेकिन इस इक्वेशन में तो 2 मोल ऑफ वाटर बन रहा है। तो मैं उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली नीचे अगर चाहो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप बैलेंस कर सकते हो। अब अगर इनको बैलेंस करना चाहो नीचे तो कर भी सकते हैं, अगर आप नहीं भी करेंगे बैलेंस तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप डील कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर के साथ। फॉर्मेशन ऑफ वाटर आपको क्वेश्चन में गिवन है -286 किलो जूल पर मोल, राइट। लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन में वाटर कितना मोल बन रहा है? 2 मोल बन रहा है। तो आपके पास जो भी इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर गिवन है, आप उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। सिमिलरली अगर मैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करना चाह रहा हूँ तो वी विल चूज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट, उनको रिएक्ट करवा के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो दिस विल गिव यू इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इक्वेशन में यहाँ पे 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो उसके लिए मुझे हाइड्रोजन भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए टू फॉर्म 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड। लेकिन अभी इक्वेशन में 4 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड बन रहा है, तो जो भी इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड गिवन है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो उसकी फॉर्मेशन आ जाएगी। आपका इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन का या हैसेस साइकिल का क्वेश्चन हमेशा गलत आता है। अच्छा भाई, सिंपल वाले क्वेश्चन भी अभी हम एक शाम में एक yearly पेपर कर रहे थे तो उसमें भी गलत आया था। वो मेरे ख्याल से ना, फिर यूजुअली क्वेश्चन तो आपके पास जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी थ्योरी पेपर में, वो तो आपके शॉर्टकट से हो रहा है, मतलब वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसमें अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं ना, तो वो मिस्टेक आप कैलकुलेशन की या यूजुअली साइन की मिस्टेक कर रहे होते हैं। मोस्टली जो मैंने नोटिस किया है कि आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे होते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि टेढ़े क्वेश्चंस नहीं आए, बिल्कुल है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, अब साइन में कंफ्यूज अगर आप हो रहे हैं तो आपके पास देखें, आपने निकालना है, ये इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन है। अब आपने इसकी इक्वेशन कैसे बनानी है? देखो, सिंपल सा रूल है। आपने या तो आप फॉलो करें वेक्टर मेथड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ तो ये सारे एरोज ऊपर जा रहे हैं, तो इनको मैंने ऐड करना है। फिर ये एरोज की डायरेक्शन में जा रहा है, इज इक्वल टू दिस है। अगर आप वेक्टर डायग्राम जानते हैं अच्छे से पढ़ना। लेकिन मैंने आपको एक मेथड और बताया कि आप कोई एक रूट चूज कर ले। जैसे हमने एक रूट चूज किया हुआ है कि भाई हम रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड की तरफ जाते हैं और ऐसा एरो बनाते हैं, मतलब हमारा जो रूट जाता है वो एंटी क्लॉकवाइज जाता है फ्रॉम रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट। इस रूट के अंदर जितने भी इंथैल्पी चेंजेस आ रहे हैं वो सारे हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। अब इस रूट के अंदर इंथैल्पी चेंजेस कितने आ रहे हैं? देखो, आपका जो रूट होना चाहिए ना वो इस तरह से होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से नीचे आना चाहिए। अब अगर किसी ने लेट से दूसरे मेथड की प्रैक्टिस की हुई है तो आप उससे ही करें, अपना एंड वक्त पे मेथड चेंज ना किया करें।
अगर आपके आंसर वहां पे सही आते थे। अगर आपके आंसर सही नहीं आते तो आप ये वाला रूट सीखे। लेकिन रिएक्टेंट साइड पे चाहे कुछ भी किसी भी चीज की हैशेस साइकिल बना रही हो ना, तो रिएक्टेंट साइड से मैं कहता हूँ कि रूट का अपने रूट का एरो नीचे लेके आ जाओ, और उस वक्त प्रोडक्ट साइड को थोड़ी देर के लिए हाइड कर दो, भूल जाओ, और प्रोडक्ट साइड पे अपना एरो नीचे से ऊपर की तरफ ले जाओ और रिएक्टेंट साइड को हाइड कर दो। तो जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा जो रूट है, जो मैंने येलो कलर में बनाया हुआ है, वो नीचे आ रहा है। ठीक है। क्या जो इंथैल्पी चेंजेस आपने ऑलरेडी लिखे हैं वो इस रूट के एरो को फॉलो कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं? अगर वो अपोज कर रहे हैं तो उनको आप नेगेटिव साइन के साथ लोगे। जैसे ये वाला जो फॉर्मेशन ऑफ वाटर का एरो है वो ऊपर जा रहा है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे रूट हमेशा नीचे आता है, तो हम इसको नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। देखिए इसकी जो अपनी वैल्यू का नेगेटिव है वो तो अपनी जगह पे रहेगा, वो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन जब आप इसको ऐड करेंगे तो इसके बाहर एक नेगेटिव साइन आएगा। ये जो बाहर मैंने नेगेटिव साइन लिखा है ये रूट की वजह से लिखा है। अंदर वाला जो नेगेटिव साइन है वो इसकी इंथैल्पी चेंज का साइन था, वो अपनी जगह पे है, वो उसको मैं नहीं छेड़ूंगा। फिर इसी लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एक एरो और ऊपर आ रहा है, और हमारे रूट का एरो अभी भी नीचे जाएगा, जाहिर है। तो हमने क्या करना है, ये वाला जो एंथैल्पी चेंज है उसको भी नेगेटिव साइन के साथ ही लेना है, तो नेगेटिव। और ये जो एंथैल्पी चेंज गिवन है वो +33 है, 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए हो जाएगा 4 × +33। अब ये जो अंदर पॉजिटिव है इसका रूट से कोई लेना देना नहीं है, ये एंथैल्पी चेंज का साइन है या इसकी वैल्यू का साइन है। ये नेगेटिव साइन जो है ये रूट की वजह से आ रहा है। कौन से नेगेटिव, ये वाला और ये वाला। अब प्रोडक्ट साइड पे जो हमारा रूट जो मैं चूज करता हूँ वो हमेशा प्रोडक्ट साइड पे ऊपर जा रहा हो। चाहे आप नीचे एलिमेंट्स ले रहे हो, चाहे अभी आगे चल के हम कंबशन प्रोडक्ट्स लेंगे, वो हमेशा ऊपर जा रहा होगा। और जो इंथैल्पी चेंज का एरो अभी आपने बनाया है वो भी ऊपर जा रहा है, तो उसको आप पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, लाइक दिस, प्लस इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। इसकी बल्कि वैल्यू लिखते हैं हम, तो डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहे हैं ना। इसकी जो वैल्यू है दैट इज -173। तो ये हमारा एक रूट हो गया। देखो ये ना, ये एक एरो ऊपर था और ये एक एरो हमने ये लिया था, तो ये दोनों एरोस एक दूसरे को हेड टू हेड आके टकरा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो ऊपर वाला एरो है वो मैं इक्वल्स टू के उस साइड पे लिखूं। इस गिव यू डेल एच। अच्छा, आगे बढ़े जरा। पहले मैं जरा कंबशन की साइकिल भी बता दूं, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को ना शॉर्टकट की तरफ लेके चलता हूँ, फिर और जो है हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, अगर आप इन एलिमेंट्स को बैलेंस ना करें तो कोई मसला नहीं। आपका काम क्या है, ऊपर के मोल्स से है ना। आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कंपाउंड के मोल्स के साथ लेके कर रहे हैं। लवीजा इसका आंसर -260 नहीं आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो बेटा -252 आएगा। अब आप डेफिनेटली कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं सिर्फ। कैलकुलेटर क्या मोबाइल का यूज कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, देयर आर क्वेश्चन जो कंबशन और फॉर्मेशन को मिला के भी आते हैं। जरा मैं ये करवा दूं कंबशन साइकिल, फिर मैं आपको मिक्स जो क्वेश्चन आते हैं ना वो बता देता हूँ। नहीं तो फिर क्यों क्यों रॉन्ग आ रहा है? बाकी सबका इस इक्वेशन से आंसर क्या आ रहा है? -252। -262 कैसे आ रहा है? 10। आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं, कैलकुलेटर। सबका -252 आ रहा है। 12 किसका आ रहा है भाई? ठीक है, आराम से करा करो सॉल्व, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल अलजबरा और अर्थमेटिक बहुत आराम से करनी होती है। अच्छा जी, अगर आपके पास लेट्स से रिएक्शन जो है, हम्म, देखें, ये जो रिएक्शन है ना इसमें आपसे कहा गया है कि यू हैव टू फाइंड द इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ इथेन। भाई कंबशन भी तो एक रिएक्शन ही है ना। अगर आपसे हम कह रहे हैं कि आप इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन निकालें, तो वो भी एक रिएक्शन है।
अच्छा, आप कंबशन जो है वो प्रैक्टिकली सॉल्व करके निकाल सकते हैं। जैसे आप न्यूट्रलाइजेशन निकालते हैं कि आप किसी फ्यूल को बर्न करें, उसमें से जो हीट एनर्जी रिलीज होगी वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वो एक अलग चीज है। आप जो है हैसेस लॉ को यूज करके कैसे कंबशन ऑफ इथेन निकालेंगे। इन्होंने देखे डाटा मैटर करता है कि डाटा में क्या लिखा हुआ है। अगर डाटा में इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशंस गिवन है तो इसका मतलब है आप नीचे एलिमेंट्स लिखो, दैट्स। अब अगर आप नीचे एलिमेंट लिखेंगे तो मैं नीचे क्या लिखूंगा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एलिमेंटल फॉर्म। कार्बन हाइड्रोजन से मुझे पता है क्या बनेगा। कार्बन हाइड्रोजन से एलिमेंटल फॉर्म में मैं ये बना लूंगा C2H6। ऑक्सीजन तो कोई कंपाउंड नहीं है तो इसकी फॉर्मेशन जीरो होगी, ये लिखने की जरूरत नहीं है। कार्बन और ऑक्सीजन से मिला के मैं कार्बन डाइऑक्साइड बना लूंगा, वाटर और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बना लूंगा। देखिए ऊपर के जो मोल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो आपकी इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। कंबशन ऑफ इथेन की मैंने इक्वेशन बनाई। अब अगर आप कह रहे हैं ना कि ये मिक्स होके आ रहा है, तो अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आपसे कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ इथेन। इट मींस कि आपके पास कंबशन ऑफ इथेन की सबसे पहले तो इक्वेशन होनी चाहिए। डाटा में दिया हुआ है सारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ इथेन। तो मैं अगर नीचे एलिमेंट्स लिख दूंगा तो फॉर्मेशन ऑफ इथेन भी बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी बन जाएगा। अनाया बेटा ये क्लास आपकी चलेगी 11:30 से 12 तक, समझ लो। पूरा चैप्टर ही खत्म करेंगे ना इसमें। अच्छा जी, इसमें आपके पास फॉर्मेशन ऑफ इथेन आपको गिवन है -92। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको गिवन है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर आपको गिवन है। तो आप जब इसकी साइकिल कंप्लीट करेंगे तो देखो इसकी साइकिल ना कुछ इस तरह से हमने बनाई हुई है यहाँ पे। अब नीचे हमने एलिमेंट्स लिखे। फॉर्मेशन ऑफ वाटर 3 मोल थे तो मैंने फॉर्मेशन ऑफ वाटर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल है तो 2 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इथेन 1 मोल है तो -92 ही रहेगा ये। अब हमारा जो रूट बनेगा, देखो हमारा रूट ये बनेगा रिएक्टेंट से नीचे और प्रोडक्ट से ऊपर। तो जब आप रिएक्टेंट साइड देखते हैं इसकी, तो आप प्रोडक्ट साइड को भूल जाएं। अब रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास इंथैल्पी चेंजेस का सिर्फ एक ही एरो है जो कि ऊपर जा रहा है, और हमारे रूट का एरो रिएक्टेंट साइड पे हमेशा हमेशा ऑलवेज नीचे ही आएगा। अभी अपोज कर रहे हैं ना डायरेक्शन को, तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। अब देखिए -92 इसके अपना एक नेगेटिव है, वो कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन क्योंकि ये एरो अपोज कर रहा है तो आप इसको यहाँ पे एक नेगेटिव लेंगे डायरेक्शन की वजह से। अंदर जो नेगेटिव है वो इंथैल्पी चेंज के पूरी वैल्यू का साइन है, वो उसका अपना है, वो रूट की वजह से नहीं है, तो उसको आप नहीं छेड़ेंगे। फिर आप आ जाएंगे प्रोडक्ट साइड पे, क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ एक ही इंथैल्पी चेंज का एरो था। प्रोडक्ट साइड पे हमारा जो रूट है वो हमेशा ऊपर जाता है, लाइक दिस। और प्रोडक्ट साइड पे भी हैव 2 इंथैल्पी चेंज एरोस जो कि ऊपर जा रहे हैं, वाटर की फॉर्मेशन और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन। तो ये दोनों क्योंकि हमारे रूट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मैं इनको देखो पॉजिटिव साइन के साथ लिखूं, राइट। अब आपके पास ये जब सारे एरोज आपने देख लिए इस रूट में, तो एक रूट आपका ये है। देखो इस रिएक्शन के 2 रूट हो सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली ये वाला रूट करें जिसमें डायरेक्ट रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बना लिया, या फिर आप यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इनसे आप पहले ये बनाएं और फिर इनसे आप ये बनाएं और साथ में फिर इनसे डायरेक्ट ये बनाएं। जैसे फोर्सेस को ऐड करते हो बिल्कुल वैसे ही ऐड हो रहा है। समझ आती है यहाँ तक बात। मैं डायरेक्ट ले जाऊँ आपको पास पेपर के क्वेश्चंस पे हैसेस लॉ वाले। चलो, देखिए भाई जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको पता है कि चीजें सिंपल सिंपल होती हैं, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आते हैं तो आपको पता है कि वो किस तरह से चीजों को घुमा रहा होता है। तो मैं आपको जरा पहले तो हैसेस लॉ का थोड़ा सा एक और आइडिया दे के आपको मैं डायरेक्टली एक मुश्किल क्वेश्चन पे ले जाता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द डायग्राम इलुस्ट्रेट्स द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ सेट ऑफ रिएक्शंस। अच्छा, ये भी एक रूट बना हुआ है। देखिए रिएक्टेंट आर से एस बन रहा है,
एस से यू बन रहा है, यू टी से यू बन रहा है, और आर से टी भी बन रहा है। तो पहले तो आप जरा हैसेस लॉ को समझने की कोशिश करें कि जो हम रूट रूट की बात कर रहे हैं, इस रूट का मतलब क्या है। अगर वो आपसे कह रहा है विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, द एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू टू आर इज +42। तो अगर हम यू टू आर जाते हैं तो यू ये रहा और आर ये रहा, तो बीच में हमारे पास कुछ और भी इंटरमीडिएट्स आ रहे हैं। जैसे यू से अगर मैं यूं जाता हूँ टी टू आर, तो ये भी सही है। अगर आप यू से पहले एस जाएं और फिर एस से आर जाएं तो ये भी सही है। अब मैं यू से टी और टी से आर इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि टी से आर या आर से टी का एंथैल्पी चेंज तो मुझे गिवन नहीं है, तो मैं निकाल नहीं सकता इसको। नहीं, डिफरेंस तो है ना साइकिल ऑफ कंबशन एंड फॉर्मेशन में, क्यों नहीं है। मैं अभी क्वेश्चन करवाता हूँ ना, तो साथ साथ शॉर्टकट भी डिस्कस कर लूंगा इसके, फॉर्मेशन और कंबशन। अच्छा, जब आप टी टू यू जा रहे हैं और यू टू एस जा रहे हैं, देखो मुझे अगर यू टू आर जाना है ना, तो मैं स्टार्ट करूंगा फ्रॉम यू, यू से मैं जाऊंगा एस, और एस के बाद मैं जाऊंगा आर। अब देखें, एस से यू रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है वो +92 दिया हुआ है, लेकिन वो एस टू यू दिया हुआ है। अब अगर मैं यू टू एस जाऊंगा +S2R जाऊंगा, तो मैं जो इंथैल्पी चेंजेस, मैं अपना रूट क्या बना रहा हूं, अब हमारा रूट यहाँ पे बन रहा है U2S और S2R। ठीक है। अब इस रूट में जो S2U का इंथैल्पी चेंज है वो तो अगेंस्ट आ रहा है ना, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं उसको नेगेटिव साइन के साथ लूंगा। मतलब जो U2S का आपका इंथैल्पी चेंज गिवन होगा उसको मैं नेगेटिव साइन के साथ लूंगा। और जब मैं S2R जा रहा हूं, तो वो भी जो इंथैल्पी चेंज गिवन है वो R2S आ रहा है, तो मैं उसको भी नेगेटिव साइन के साथ लूंगा। समझ आई बात। मतलब U2S जो इंथैल्पी चेंज है वो +92 है, लेकिन ये मेरे जो बाहर नेगेटिव है ये रूट की वजह से। और S2R जो इंथैल्पी चेंज है वो -134 है, लेकिन ये जो बाहर नेगेटिव है ये रूट की वजह से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 92 + 134, दिस वुड बी 226। क्या आ रहा है, कुछ और आ रहा है। अच्छा, -92 +1, अच्छा 42, राइट, +42। The enthalpy change for the transformation from U to R is +42, तो ये बात सही है। बी में कह रहे थे एंथैल्पी चेंज फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू एस इज एंडोथर्मिक। अब इफ यू आर गोइंग फ्रॉम टी टू एस, तो ये अगर आप रूट बना रहे हैं टी टू एस जा रहे हैं, तो आप टी टू एस जो है वो टी टू यू भी जा सकते हैं और आप यू टू एस जा सकते हैं। अगर आप टी टू यू जाएंगे तो आपके पास जो एंथैल्पी चेंज है वो -75 ही होगा, क्योंकि आप उसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर आप फिर यू टू एस जा रहे हैं, तो अब आप जो है वो इस रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो आप उसको नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे, विच इज -92। ठीक। तो बताओगे क्या वैल्यू बन रही है इसकी। -75, -92, -167 बन रही है, जो कि एक्सोथर्मिक बन रही है। अब ये कह रहे हैं एंडोथर्मिक है, तो वन गलत हो जाएगा, टू गलत हो जाएगा, सॉरी। और स्टेटमेंट थ्री कह रहे थे एंथैल्पी चेंज फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ R टू इज -33। अगर आप R टू T जा रहे हैं तो वो -33 कह रहा है। अब R टू T निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप देखें, अब R टू T जाएं, आप T टू U जाएं, आप U टू S चले जाएं, और फिर S टू R चले जाएं, इज इक्वल टू 0 कर देना, क्योंकि आप पूरा साइकिल क्लोज कर रहे हो। या फिर +33 क्या आ रहा है, एक मिनट, मेरा कैलकुलेटर लवीजा वाली बीमारी हो रही है उसको। 92, नहीं ना, -7, अच्छा +33 आप नीचे वाले का कह रहे हो, ठीक है कासिम, मैं समझा पार्ट 2 का कह रहे हो। तो इसमें आप ये इस तरह से चले जाए तो ये -75, लेकिन जब आप U2S जाएंगे तो आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मैं इसको फिर -75 और फिर +19 नहीं लूंगा, इसको -92 लूंगा, तो इक्वेशन बनेगी -75, पॉजिटिव के साथ दिया आपने। फिर जब आप U2S जा रहे हैं तो आप रूट के अगेंस्ट जा रहे हैं उस रिएक्शन के जो S2U आ रहा है, तो -+92। और जब आप S2R जा रहे हैं तो अगेन आप अगेंस्ट जा रहे हैं उस रिएक्शन के जो उन्होंने R2S दिया हुआ है, तो -134। अब आपकी मर्जी है, अगर आप रूट यूं लेके गए, यहां तक लेके गए, तो आप R टू T भी ले जाए यूं करके, क्लोज साइकिल बना ले। जब आप क्लोज बना लेते हैं इसको R टू T
तो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो आप यहाँ से आर टी का इंथैल्पी चेंज निकाल लेंगे, जो कि कितना आ रहा है, +33 किलो जूल पर मोल। इन्होंने दिया हुआ है -33, इसलिए ये गलत है। ठीक है भाई, समझ आती है बात? आगे बढ़ूं? मई जून 2024, पेपर 2 1 क्वेश्चन 4 करना है, एनर्जेटिक्स का है। जीरो क्यों? देखिए, जब आप सारे इंथैल्पी चेंजेस आपस में ऐड कर रहे हैं ना, अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन है जिसमें नीचे ये लिखा हुआ है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट गया, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट गए, तो जब आप सारे एरोस पूरे रूट को कंसीडर कर लेते हैं ना, जब आपने ये वाला रूट लिया इज इक्वल टू ये जैसे ये H2 है, ये H1 है, तो आपने क्या किया, H2 इज इक्वल टू H1। ठीक है, जब आप इसको H1 वापस यहाँ पे लाएंगे तो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना। समझ आई बात? ओके, लवीजा देख लेते हैं जरा, थोड़ी देर बाद याद दिलाना। मैं आप लोगों को ना ये दो क्वेश्चन करवाना इस वजह से चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ना आपके एमसीक्यूज में आते थे पहले। रिसेंटली ये क्वेश्चन जो है आपके थ्योरी पेपर में है। एमसीक्यू में तो ये 1 मार्क के लिए आता था, और थ्योरी पेपर में ये 2 to 3 मार्क्स के लिए आपके पास आया हुआ है। तो हम इसको एमसीक्यू से ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, थ्योरी में आएगा तो आप इसको ऑब्वियसली कर ही लेंगे। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में क्या रहा है, द इंथैल्पी चेंज ऑफ द टू रिएक्शंस आर शोन। पोटेशियम कार्बोनेट रिएक्टिंग विद HCl टू प्रोड्यूस पोटेशियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन दिया हुआ है। अच्छा, इस रिएक्शन को वी कैन नॉट आइडेंटिफाई एज अ फॉर्मेशन रिएक्शन और कंबशन रिएक्शन बिकॉज इट इज नीदर अ फॉर्मेशन और अ कंबशन ऑफ एनीथिंग। Similarly, the second reaction where you are reacting potassium hydrogen carbonate with HCl to produce salt water and carbon dioxide, again this reaction is neither a combustion of anything or formation of anything. ठीक है, आपसे इसने ना एक रिएक्शन दिया है जो इन दोनों से डिफरेंट है, लेकिन इनमें कुछ चीज कॉमन है। पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन की इक्वेशन दी हुई है, और कह रहा है इसका एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकालें। अब इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आप किस तरह से करेंगे, जब आपके पास इन सारी साइकिल्स को, मैं कह रहा हूं कि जो भी डाटा गिवन है ना, अब इसमें डाटा में इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन गिवन नहीं है, इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन भी गिवन नहीं है, तो आप फिर इन साइकिल्स को किस तरह से कनेक्ट करेंगे? देखिए, ये एक मेन इक्वेशन है जिसको आपने इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकालना है। नहीं, अगर यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड का 1 मोल भी होता तो भी ये फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड अगर आप बनाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे पोटेशियम क्लोराइड के एलिमेंट्स होने चाहिए थे ना, पोटेशियम और क्लोरीन। इसी का पूछ रहे हो ना? कासिम, क्या कर रहे हो? नहीं, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ये एसिड और अल्कली वाला नहीं है। आप कासिम निकाल के देखेंगे ना आंसर, याद थोड़ी है मुझे क्या। अच्छा, लेकिन अगर आप इस मेन इक्वेशन को और ये जो ऊपर दो इक्वेशन गिवन है इनको गौर से देखें, तो पोटेशियम कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट हुआ है तो जो प्रोडक्ट बना है पोटेशियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और सेकंड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट सेम है। अब अगर ये प्रोडक्ट सेम है, तो मैं कह रहा हूं कि आप पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी पोटेशियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना सकते हैं। सिमिलरली आप पोटेशियम कार्बोनेट से भी आप पोटेशियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना सकते हैं। तो आप ये सेम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, लेकिन किस तरह से बना सकते हैं? जब आप पोटेशियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाएं एसिड के साथ। अब ऊपर वाली इक्वेशन में तो एसिड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें एसिड ऐड कर दो, HCl। अब 1 मोल ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट के साथ 2 मोल ऑफ HCl रिएक्ट हो रहा है ना, अब यहाँ पे 2 मोल ऑफ HCl ऐड कर दो। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी एसिड नहीं है, अगर आप यहाँ पे एसिड ऐड कर देंगे तो उससे भी ये बन जाएगा। अब आपके पास जो मेन इक्वेशन है उसमें 1 मोल ऑफ एसिड है और 1 मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, लेकिन ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसमें 2 मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है।
तो इसके साथ 2 मोल ऑफ एसिड रिएक्ट होगा, तो आप यहाँ पे 2 लिख। ठीक है। अब आपके पास एक साइकिल बन गया जिसमें इस रिएक्शन का आपको इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकालना था। नीचे आप देखो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे अगर आपने सेम सेम चीजें लिखी हैं तो केमिकल इक्वेशन भी मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह सॉल्व होती है। लेफ्ट और राइट पे अगर सेम सेम चीजें लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। अगर इस इक्वेशन को देखो, मेन इक्वेशन को, तो इसमें पोटेशियम कार्बोनेट भी है और पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है। इन दोनों इक्वेशन से अगर मैं इन दोनों को एसिड और एसिड के साथ रिएक्ट करवा दूं तो हमारे पास प्रोडक्ट में सेम सॉल्ट बन रहा है, सेम वाटर बन रहा है, सेम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, सेम प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हमारे पास। अगर इस रिएक्शन को मैं यहां से यहां तक लेके जाता हूँ एसिड के साथ रिएक्ट करवा के, तो इसके जो इंथैल्पी चेंज की वैल्यू है वो 1 मोल ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट के लिए दी हुई है जो कि -34 है। तो ये हो जाएगी आपके पास -34 किलो जूल पर मोल। और पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के 1 मोल को जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो +32.8 है। अभी आप 2 मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करवा रहे हैं तो 2 × +32.8 आ जाएगी आपके पास। बस ये आपके पास एक ऐसे साइकिल बन गया। अब अगर आप इसकी क्या कहते हैं वो निकालना चाहें इंथैल्पी चेंज, तो आपने ये रूट फॉलो करना है। रिएक्टेंट साइड पे हमारा रूट नीचे जाता है, इंथैल्पी चेंज का एरो भी नीचे जा रहा है, तो आप सिंपली उसको ऐड कर देंगे। प्रोडक्ट साइड पे हमारा रूट का एरो ऊपर जा रहा है, उनका एरो जो है वो नीचे आ रहा है इंथैल्पी चेंज का, तो आप उसको नेगेटिव साइन के साथ यूज करें। इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। अब बताओ कासिम क्या आ रहा है, और बलराज अब बताओ आपको समझ आई? डी आपका नहीं, इसको सॉल्व करके बताओ ना क्या। 99.6 आ रहा है, यस डी बन गया, +99.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है। अच्छा कासिम कौन सा शॉर्टकट लगा रहे हो ये बताओ। जस्ट गैस द आंसर। हम्म। अपना स्टूडेंट्स पता है इसमें शॉर्टकट क्या लगा रहे हैं? इसमें ना वो फॉर्मेशन वाला शॉर्टकट लगा रहे हैं। देखो हमारे पास जो साइकिल बनती है वो दो तरह की बन रही है ना। अगर नीचे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, मतलब इफ यू आर यूजिंग दी फॉर्मेशन डाटा, फॉर्मेशन डाटा जब आप यूज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एलिमेंट से जब प्रोडक्ट बनाओगे तो एरो ऊपर जाएगा क्योंकि फॉर्मेशन में 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फ्रॉम एलिमेंट्स, और रिएक्टेंट वाले साइड पे भी एरो ऊपर जा रहा होगा। जब आप हेसिस लॉ लगाते हैं तो इस रिएक्शन का अगर आपको इंथैल्पी चेंज निकालना है तो आपके पास ये जो शॉर्टकट आता है वो इस तरह से बन जाता है कि आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनका इंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट आप ऐड करें, माइनस मतलब इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स माइनस इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल दी रिएक्टेंट्स। ये सारे आप फॉर्मेशन वाले इंथैल्पीज ले रहे होते हैं। तो अगर आप साइकिल नहीं बनाए और इक्वेशन देख के ये वाला शॉर्टकट लगा दें तो भी आंसर आ जाता है। ये उस केस में होता है जब आपके पास सारे एरोज जो है वो ऊपर जा रहे होते हैं। अच्छा, अगर आपके पास कंबशन साइकिल बनती है, कंबशन साइकिल मतलब नीचे कंबशन प्रोडक्ट लिखते हैं, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मतलब आपके पास अगर कंबशन प्रोडक्ट कंबशन इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन गिवन है तो आपके पास प्रोडक्ट को बर्न करेंगे तो कंबशन प्रोडक्ट बनेगा लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसको मैं बल्कि ये लिख देता हूँ ना, CO2 एंड वाटर। जब आप इससे इंथैल्पी चेंज निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, जब आप इसको ऐसे साइकिल लगा के इसको सिंपली आगे पीछे करेंगे एक्सप्रेशंस को, तो आपके पास इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट आ जाता है। तो ये जब कंबशन डेटा गिवन होता है तो आप डायरेक्ट ये शॉर्टकट लगा लेते हैं। या तो मैं ये कहता हूँ कि आप ऐसे याद रखें कि जब सारे एरोज नीचे आ रहे होंगे तो आप ये वाला शॉर्टकट लगाएंगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट वाला, और जब सारे एरोज ऊपर जा रहे होंगे तो आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला शॉर्टकट लगा रहे होंगे। जब आपके पास इंथैल्पी चेंज बॉन्ड एनर्जी डाटा से निकालने के लिए आता है, जैसे आपके पास उसमें ग्रेड 11 में भी आता था, तो जब आप बॉन्ड एनर्जी डाटा यूज करते हैं तो आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, मतलब बॉन्ड इंथैल्पी एट द रिएक्टेंट साइड, क्योंकि आप सारे बॉन्ड्स ब्रेक करके पहले एटम्स बनाएंगे और इन एटम्स को ज्वाइन करके आप प्रोडक्ट बनाएंगे। तो उसके लिए जब आप इंथैल्पी चेंज का रूल निकालते हैं तो वो आता है
इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पीज एट द रिएक्टेंट साइड माइनस बॉन्ड इंथैल्पीज एट द प्रोडक्ट साइड। लेकिन इसमें आपको एक चीज का ख्याल ये रखना होता है कि जब आप बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज रखते हैं तो वो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज आप विदाउट साइन रखें। बॉन्ड एनर्जी विदाउट साइन मतलब अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है चाहे फॉर्म हो रहा है, आपने बस बॉन्ड इंथैल्पी रखना है पॉजिटिव वैल्यू के साथ। वो जो नेगेटिव है, जब बॉन्ड फॉर्म होता है प्रोडक्ट साइड पे तो हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज नेगेटिव बन जाती है। तो वो जो फॉर्मूले का इसका नेगेटिव है वो उसको केटर कर लेता है, तो बॉन्ड एनर्जी विदाउट साइन रख रहे होते हैं इसमें। लेकिन जब आप वाला शॉर्टकट यूज करते हैं फॉर्मेशन वाला, तो आपके पास जो भी इंथैल्पी चेंज की वैल्यू गिवन होती है उसके साथ जो भी साइन होता है आप वो साइन के साथ रखोगे। कंबशन के केस में भी जो भी साइन गिवन है आप वो साइन के साथ रखोगे। इतना बड़ा मैसेज। देखो दिस विल हेल्प तब जब आप अगर इस तरह का क्वेश्चन देख रहे हैं और अगर आपने ये रियलाइज कर लिया है कि जब सारे एरोज नीचे आ रहे हैं हमारे पास तो मैं डायरेक्टली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लगा सकता हूँ। अब रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास है पोटेशियम कार्बोनेट का इंथैल्पी चेंज, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड पे है पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। बट अगेन मैं आपको इस शॉर्टकट की तरफ जो है वो कन्विंस नहीं करता, या मैं आपको जो है वो नहीं कहता कि आप ये शॉर्टकट यूज करें। मतलब आई पर्सनली फील कि आप जो है वो ऐसे साइकिल को यूज करें। आपके पास देखिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपके पास जो है वो क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं तो आप शॉर्टकट की तरह लगाना शुरू कर देते हैं। बट इस तरह के क्वेश्चंस में ना वो शॉर्टकट जो है वो आपको मुश्किल कर देता है। मैं आपको बताता हूँ कि आप शॉर्टकट कहाँ पे किस तरह से लगा लेते हैं। आपके पास देखें, अगर क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ये है, इसमें कह रहा है हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड टू फॉर्म नाइट्रोजन गैस एंड वाटर, व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन। तो अब इसमें सारा का सारा डाटा जो गिवन है वो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशंस का गिवन है, ठीक है। तो आपने इसमें क्या करना है, जब आप नीचे इसके एलिमेंट्स लिखेंगे नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो आप साइकिल बनाएंगे और साइकिल बनाने के बाद हैसेस लॉ लगाएंगे। अगर सारा डेटा फॉर्मेशन का गिवन है, सारा डेटा फॉर्मेशन का गिवन है, और अगर किसी रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकालने के लिए कह रहा है, तो इस केस में आप शॉर्टकट लगा सकते हैं। इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकालने के लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल दी रिएक्टेंट्स। अब N2H4 का जो फॉर्मेशन गिवन है वो 50.6 गिवन है, लेकिन इक्वेशन में 2 मोल्स हैं तो 2 × 50.6 करेंगे आप, प्लस और आपके अच्छा प्रोडक्ट करना है, सॉरी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो हम पहले प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट में आपके पास नाइट्रोजन है, इसकी फॉर्मेशन तो होगी नहीं, वाटर की होगी, 4 मोल ऑफ वाटर है और ये दिया हुआ है -241.8। माइनस रिएक्टेंट में आपके पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है तो 2 × 50.6 प्लस N2O4 जो गिवन है वो है 9.2, 1 मोल के। दैट्स इट, आपके पास आंसर आ जाएगा। थर्ड वन वो है जब आप बॉन्ड एनर्जी डेटा निकालते हैं ना, मैं भी वो भी करवा देता हूँ क्वेश्चन उसका। इसका आंसर, हाँ आंसर निकालो, क्या आ रहा है मुझे बताओ वैल्यू। -1077.6, यस ओके। अच्छा लेट मी शो यू द अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये वाला देखो, ये पहले बड़ा फ्रीक्वेंट होता था एमसीक्यूज में। हम्म, अच्छा ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है इंथैल्पी चेंज के, ये हम थोड़ी देर में आते हैं इसकी तरफ। और अभी हाइड्रेशन वाले क्वेश्चन जो हैं वो जैसे ना यहाँ पे अभी सोल्यूशन और हाइड्रेशन वाले क्वेश्चंस जो है ये तो फिलहाल छोड़ दो, अब ये नहीं है पार्ट ऑफ सिलेबस।
अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड द एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन, लेकिन आपके पास कंबशन, अब ये वैल्यूज नहीं गिवन है, सिंबॉलिक फॉर्म में ही लिखना है आपको सारा। तो आपके पास ये जो डाटा गिवन है वो फॉर्मेशन का डाटा भी गिवन है, और कुछ कंबशन ऑफ कार्बन भी गिवन है, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन भी गिवन है। सही है, जी लाइबा वही था आंसर। अब आपने यहाँ पे देखो, अब इधर अगर आप शॉर्टकट लगाने जा रहे हैं तो आपको यू हैव टू बी विजिलेंट अबाउट इट, कि इसमें सारे के सारे एरोज जो है वो आपके नीचे नहीं आ रहे हो। मतलब अगर आप कंबशन ऑफ, अगर आप इसको रियलाइज कर सके कि अगर मैं मीथेन की कंबशन करूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा, तो वो तो उसने मेन इक्वेशन बना दी। क्या आपके पास फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गिवन है? आपके पास नीचे अगर मैं एलिमेंट्स लिख देता हूँ, क्या आपके पास फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गिवन है यहाँ पे? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गिवन है, डेल H1। क्या आपके पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है? नहीं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन नहीं है। क्या आपके पास फॉर्मेशन ऑफ वाटर गिवन है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी गिवन नहीं है। आपके पास कंबशन ऑफ कार्बन गिवन है। तो यहां से आपको एक चीज रियलाइज करनी पड़ती है कि अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये इक्वेशन जो है वो आपकी कंबशन ऑफ कार्बन के लिए भी होती है, और ये इक्वेशन आपकी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी होती है। तो अगर मैं इस इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन को इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेके चलूं तो भी सही है। इसी तरह इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन जो है आपके पास, 1 मोल ऑफ अ हाइड्रोजन गैस जब आप जलाएंगे टू फॉर्म वाटर, तो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंथैल्पी चेंज इज नॉट जस्ट फॉर द कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, बट इट इज ऑल्सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो आप कंबशन ऑफ हाइड्रोजन को फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी लेके आगे बढ़ सकते हैं। जो कंबशन ऑफ हाइड्रोजन है इज ऑल्सो इक्वल्स टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसमें जब तक आप ये चीज रियलाइज नहीं करेंगे तो आप हैसेस लॉ ही नहीं बना सकते। इसी तरह ये जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं गिवन है, हमें कंबशन ऑफ कार्बन गिवन है। मुझे पता है कि वो इक्विवेलेंट है टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप इसमें हैसेस लॉ देखो। हैसेस लॉ फॉर्मेशन और कार्बोनेशन से याद नहीं करते, हम कहते हैं कि साइकिल में अगर सारे एरोज ऊपर जा रहे हैं ना, तो अगर मुझे इसका एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालना है इस एरो का, तो वो क्या होगा, सारे एरो जब ऊपर जा रहे होते हैं तो प्रोडक्ट साइड पे जितनी भी इंथैल्पी चेंजेस है वो ऐड कर दो, माइनस रिएक्टेंट साइड पे जितनी भी इंथैल्पी चेंजेस है वो ऐड कर दो। तो प्रोडक्ट साइड पे जो आपके पास इंथैल्पी चेंजेस है वो आपके पास आ जाएगा एक, अच्छा इन्होंने जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ H2 और H3 दिया हुआ है ना, ये H2 है, ये वाला H3 है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर या फॉर कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये वाला H1 दिया हुआ। ठीक है, तो ये आ जाएगा H2 + 2 ऑफ H3, ये प्रोडक्ट साइड पे आ जाएगा, माइनस रिएक्टेंट साइड पे जो है वो H1 दिया हुआ है। दैट्स डेल H लिखा हुआ है तो आप इसके साथ डेल H लिख दो। ठीक है भाई, समझ आती है बात? आगे बढ़े जरा, या कुछ पूछना है किसी को? अच्छा, यहाँ पे अभी कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एनर्जेटिक्स पढ़ा हुआ है सही से, या कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है? कोई ऐसा है जिसने कभी पढ़ा ही नहीं है एनर्जेटिक्स? नहीं है? अच्छा भाई। लवीजा, आप मुझे एक पेपर का क्वेश्चन बता रहे थे, जरा बताएंगे कौन सा ईयर कह रहे थे आप? मई जून 2024, पेपर 2 वेरिएंट 1। ये पेपर हमें कल करना है ना? नहीं, कल हमें तो ये वाला करना है। कल क्लास है ना हमारा, कुछ आज का एक थोड़ा सा पेपर रह गया था ना, वो करना है पूरा।
कल हमारी रिवीजन क्लास होगी केमिकल इक्विलिब्रियम की, और केमिकल इक्विलिब्रियम के जो रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो सारे रिसेंट क्वेश्चंस करने हैं हमें। जून 2024 पेपर टू वेरिएंट वन मेरे पास क्यों नहीं है? जून 2024 पेपर टू। So इस क्वेश्चन में पहले he is asking you define enthalpy change of formation. So it is an enthalpy change when one mole of a compound is formed from its element in their standard states. ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे। आगे क्वेश्चन में कह रहा है आयरन इज मेड व्हेन आयरन 3 ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एज शोन बाय रिएक्शन 2। ओके। अच्छा, इसमें आपको इक्वेशंस कंप्लीट करनी है, तो ये तो एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। अब Fe2O3 की जो इक्वेशन बनेगी, फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 की फॉर्मेशन की इक्वेशन बनानी है, मुझे कैसे पता? क्योंकि यहाँ पे जब आप सबस्क्रिप्ट देखेंगे तो यहाँ पे F लिखा हुआ है, इट मीन्स के एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन हमें बनानी है। अब फॉर्मेशन की इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो राइट हैंड साइड पे वी विल राइट 1 मोल ऑफ Fe2O3, और सॉरी Fe2O3। लेफ्ट हैंड साइड पे हम इसके एलिमेंट्स लिखेंगे, Fe, और ऑक्सीजन लिखेंगे O2 गैस। स्टेट सिंबल जरूर लिखोगे आप इसके साथ, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है। और राइट हैंड साइड पे यू हैव टू मेक 1 मोल ऑफ Fe2O3, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 मोल ऑफ आयरन, और ऑक्सीजन के 3 करने हैं तो 3/2। तब जाके आपको इस इक्वेशन का पूरा 1 मार्क मिलेगा। इसी तरह फिर आपने फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, तो इसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म में होगा 1 मोल, और लेफ्ट हैंड साइड पे उसके एलिमेंट्स होंगे कार्बन सॉलिड, और ऑक्सीजन जो होगा वो O2 गैस होगा। तो आप यहाँ पे 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन बना दें। ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट में, हाँ, Fe2O3 का भी स्टेट लिखना है, ऑफकोर्स स्टेट लिखना है इसका, गलत हो जाएगा वरना मार्क नहीं मिलेगा। 1 मार्क पूरा ले जाएगा वो, कोई भी चीज अगर आपने मिस करी इसमें। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में आपको कह रहा है टेबल, कंप्लीट टेबल 4.1 हो गया, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। यूज द डाटा इन टेबल 4.1 टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्शन 2। अब रिएक्शन 2 में आपके पास अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें Fe2O3 दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है, और कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है। डाटा में सारा एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, तो आप अपना डायरेक्टली अगर शॉर्टकट लगाना चाहें तो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल दी रिएक्टेंट्स कर लें। अगर आपको वो कह देता है कि ड्रॉ हैसेस साइकिल, यूजुअली क्वेश्चंस में कह देता है कि ड्रॉ द हैसेस साइकिल, तो फिर आपको हैसेस साइकिल शो करनी होती है बना के। ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं कहा हुआ है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे साइकिल यहाँ पे बना लेते हैं ताकि आपको पता हो कि कैसे बनती है। Fe2O3, कार्बन मोनोऑक्साइड का 3 मोल है 2Fe, और 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे आप इनके एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि आयरन होगा स्टैंडर्ड स्टेट में, ऑक्सीजन होगा और कार्बन होगा। अगर आप वो बैलेंस करना चाहे तो कर दें, अगर आप नहीं भी बैलेंस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं ऊपर 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड में, तो कंपाउंड के कितने मोल्स हैं वो आपको एग्जैक्टली पता होने चाहिए। ठीक है, आयरन टू आयरन बनाना ये कोई फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, तो हम इसकी फॉर्मेशन के एरो भी नहीं बनाएंगे क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता। जब आप इस तरह से इसमें रूट बनाओगे अपना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा रूट नीचे जा रहा है और इंथैल्पी चेंज के एरो ऊपर जा रहे हैं, तो मैं इसको
नेगेटिव के साइन के साथ लूंगा। Fe2O3 जो है वो -824.2 है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है वो -110.5 है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है वो -393.5 है। 3 मोल्स है तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, कार्बन मोनोऑक्साइड के भी 3 मोल्स। तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ -824.2, then negative of 3 into 110.5, and then positive of 3 into -393.5 is equals to enthalpy change of a reaction. और अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहें तो आपने क्या करना है, इंथैल्पी चेंज निकालने के लिए इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स माइनस इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल दी रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट साइड पे आपके पास सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि 3 मोल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन गिवन है 393.5 -393.5। नेगेटिव माइनस करेंगे इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल दी रिएक्टेंट, जिसमें आपके पास Fe2O3 भी है -824.2। और फिर आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन 3 into -110.5। ठीक है, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। रिसेंट ईयर्स में इंथैल्पी चेंज के पेपर 2 में बहुत इजी क्वेश्चंस आए। क्या है ये वैल्यू? -24.8 kJ/mol। ठीक है लवीजा, मुबारक हो, आ गया। चलो बैक टू दी ओजी क्वेश्चंस ऑफ एनर्जेटिक्स जो कि आपके पहले आया करते थे। क्वेश्चन नंबर 82। Which enthalpy change is indicated by X in the enthalpy cycle shown? अब आपके पास ये जो X है ये आपने आइडेंटिफाई करना है। अब इसमें देखें, इन्होंने जो साइकिल है वो थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में बनाई हुई है। जो हम एलिमेंट्स नीचे लिखते हैं उन्होंने ऊपर लिख दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप अपना रूट अभी भी यूं करके बना रहे हैं, अगर आपके पास ये रिएक्टेंट्स हैं और ये वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर आप रूट यूं करके बना लें इसमें इस पर, जिसमें ये इंटरमीडिएट्स से होता हुआ रूट आ जाए, तो आप रूट यूं बना लें भाई। ठीक है, इसमें आपके पास करना क्या है, जो एक्स है उसके मोल्स के साथ आपने साइन भी बताना है, इसलिए मुझे रूट की जरूरत है। अदरवाइज ये तो मुझे नजर आ रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, एक्स जो है इसको मैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी कह सकता हूँ। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दी हुई है, तो एक्स क्या बचा फिर मेरे पास, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ऐसा ही है, तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब वाटर के 2 मोल्स बन रहे हैं तो यहाँ पे 2 भी आ जाएगा। बस मुझे साइन और कंफर्म करना है कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो है उसका साइन क्या होना चाहिए। देखिए, वो तो साइन तो आप तभी बता सकते हैं ना जब आप रूट बनाएंगे या अपनी साइकिल बनाएंगे। आप ना यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मीथेन का भी साइन नहीं बता सकते, कंबशन कार्बन डाइऑक्साइड का भी नहीं बता सकते। इस रूट के हिसाब से आपने साइन बताना है। अगर आप कहेंगे कि भाई फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज इक्विवेलेंट टू कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और कंबशन हमेशा नेगेटिव होता है, तो उसके हिसाब से अगर आप साइन लेने जाएंगे तो वो गलत हो सकता है, क्योंकि रूट क्या बना हुआ है उस पर डिपेंड करेगा साइन। जी साथ वो भी करेंगे, हीट लॉसेस वाला जो क्वेश्चन है ना, कैलोरीमेट्री वाला, वो भी निकाला हुआ है, वो भी करवाता हूँ। तो इसका जगह मैं रूट बनाऊंगा तो मेरा रूट जो है वो रिएक्टेंट साइड से ऊपर जा रहा है, इंथैल्पी चेंज जो है वो नीचे आ रहा है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, दिस इज द इंथैल्पी चेंज ऑफ नेगेटिव ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। फिर हमारा दूसरी साइड पे हमारा रूट नीचे जा रहा है और इंथैल्पी चेंज का एरो भी नीचे जा रहा है, एंड दिस इज प्लस इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 into enthalpy change of formation of water।
इज इक्वल्स टू इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। ठीक है, तो वो आपसे वो पूछ रहा था एक्स की वैल्यू बताएं इन द इंथैल्पी साइकिल शोन। तो इसमें हमारे पास प्लस इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, मतलब 2 इंटू इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर आ रहा है। समझ आई क्या इंपॉर्टेंस है साइकिल की? साइकिल में क्या साइन बन रहा है वो पूछ रहा था। अदरवाइज आपको पता है इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर नेगेटिव होता है। कैसे पता है? आप इसका आइडिया लगा सकते हैं कंबशन ऑफ हाइड्रोजन से। कंबशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्विवेलेंट टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर की इक्वेशन। तो कंबशन हमेशा नेगेटिव होती है। अगर कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, देखो फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो चाहे कंबशन ऑफ हाइड्रोजन हो, वैल्यू तो एक ही होगी ना, क्योंकि इक्वेशन सेम है। तो आएगी तो वैसे तो ये नेगेटिव आएगी, लेकिन जब आप रूट के हिसाब से इसका साइकिल बना रहे हैं तो रूट में इसका साइन क्या आएगा? अब जब मैं इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिखूंगा ना, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव के साथ ही आएगी, लेकिन यहाँ पे रूट का एरो की वजह से जो साइन आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है? समझ आई? एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। अच्छा, अगेन दिस इज अ लॉन्ग लॉस्ट क्वेश्चन, कभी भी किसी भी वक्त टपक सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अच्छा भाई, आपके पास इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन निकालने के लिए आपने जैसे इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन देखा था, तो इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन जब हम किसी भी फ्यूल का निकालते हैं तो उसको भी हम एक्सपेरिमेंटली इसी तरह से मेजर करते हैं कि हम एक लेट से किसी लैम्प के अंदर या किसी भी चीज के अंदर जब फ्यूल को बर्न करेंगे, तो इस जो भी इस मास ऑफ फ्यूल हम बर्न कर रहे हैं उस मास ऑफ फ्यूल के बेसिस पे एंथैल्पी चेंज निकालेंगे। तो इस फ्यूल के हमें मोल्स निकालने होंगे पहले। हम इस फ्यूल को बर्न करके इसमें से कितनी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वो कैसे निकालेंगे? एक पर्टिकुलर मास ऑफ वाटर ले लेंगे, उसको हीट करेंगे। इस मास ऑफ वाटर का जो भी टेम्परेचर राइज आएगा, उस टेम्परेचर राइज से हम ये पता लगा सकते हैं कि कितनी हीट एनर्जी इस फ्यूल की बर्निंग में रिलीज हुई है। अब ऑब्वियसली ये सारी की सारी हीट एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो एब्जॉर्ब बाय वाटर तो नहीं हो रही होगी, कुछ लॉसेस टू द सराउंडिंग होंगे। अगर वो कहता है कि जीरो लॉसेस कंसीडर करना है, तो मैं क्या करूंगा? जीरो लॉसेस के लिए ये जो क्यू की वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे? जो मास ऑफ वाटर हीट हुआ है उसका चेंज इन टेम्परेचर कितना है, तो उससे हम क्यू निकाल लेंगे। राइट? यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको कहा हुआ है कि हीट लॉसेस हुए। जब देखें, जब आप क्यू निकाल लेंगे तो आपको पता है कि ये क्यू जो होगा वो नेगेटिव होगा। अगर मैं इसका इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालूंगा तो वो इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल होगा। उसका कंबशन ऑफ फ्यूल निकालने के लिए हीट एनर्जी कितनी रिलीज की है इस फ्यूल की बर्निंग में, वो आपका माइनस क्यू हो गया, डिवाइडेड बाय कितना मोल्स ऑफ फ्यूल बर्न हुआ है जिसपे ये हीट एनर्जी रिलीज हुई है। तो डिनोमिनेटर में आप मोल्स ऑफ फ्यूल रखेंगे, यहाँ पे फ्यूल के मोल्स। यहाँ पे वाटर के मोल्स नहीं आएंगे, वो न्यूट्रलाइजेशन में आ रहा था। क्योंकि आप कंबशन निकाल रहे हैं फ्यूल का, तो 1 मोल ऑफ अ फ्यूल इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो जितने मोल्स बर्न हुए हैं उस पे जो एनर्जी रिलीज हुई है वो उतनी हुई है, तो 1 मोल पे कितनी होगी तो डिवाइड कर देंगे मोल से, तो किलो जूल पर मोल में आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इन अ कैलोरीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट 1.6 ग्राम ऑफ फ्यूल आर बर्न। फ्यूल का जो मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 1.6 ग्राम। 45% of the energy released is absorbed by 200 grams of water। वाटर का जो मास दिया हुआ है वो 200 ग्राम दिया हुआ है। तो टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है आपका वाटर का वो दिया हुआ है 18 डिग्री सेल्सियस से 66 डिग्री सेल्सियस तक। तो चेंज इन टेम्परेचर आप डिग्री सेल्सियस में निकालते हैं या केल्विन में निकालें, एक ही बात है, 66 माइनस 18 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आपको कांस्टेंट टेबल से मिल जाएगी जो कि 4.18 किलो जूल पर मोल गिवन होती है आपके पास। तो वाटर ने हीट एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब की है वो आप कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। राइट? अच्छा, वाटर ने जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो क्या हीट एनर्जी रिलीज बाय फ्यूल है? वट एवर द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज बाय फ्यूल, क्या वो एब्जॉर्ब बाय वाटर है? नहीं, क्योंकि लॉसेस की बात की हुई है 45%। अगर वो लॉसेस नहीं कहता, कहता है जीरो लॉसेस कंसिडर करें या नो लॉसेस कंसिडर करें,
तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज बाय फ्यूल होगी वो एब्जॉर्ब बाय वाटर होगी। ये जो मैं इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल निकाल रहा हूं ना, इसमें जो Q की वैल्यू आनी है वो हीट एनर्जी रिलीज बाय फ्यूल आना है, जो कि मैं इक्विवेलेंट लेता हूं हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय वाटर से। अब फ्यूल ने जो भी हीट एनर्जी रिलीज की है उसका सिर्फ 45% वाटर ने एब्जॉर्ब की है। तो जो हीट एनर्जी वाटर ने एब्जॉर्ब की है वो 45% ऑफ द हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय फ्यूल होगी। समझ आती है ये वाली बात? यहां तक समझ आती है? ये बताओ पहले। तो हम जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय वाटर है वो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, mc डेल्टा टी से। मास ऑफ वाटर जो कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो 200 है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.18। चेंज इन टेम्परेचर इज 66 माइनस 18 डिग्री सेल्सियस। ये वो हीट एनर्जी है जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। ये वो हीट एनर्जी नहीं है जो फ्यूल रिलीज कर रहा है। फ्यूल इससे ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, लेकिन वाटर ने सिर्फ और सिर्फ इतनी एब्जॉर्ब की है। तो फ्यूल ने रिलीज कितनी की होगी वो आपको बतानी है, वो इस फॉर्मूला में आपको रखनी है। हाँ भाई। हाँ देखो, इस फॉर्मूला में मास ग्राम्स में ही रखते हैं हमेशा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.18 किलो जूल, जूल्स पर केल्विन पर मोल इसका यूनिट होता है। ये किलो आपका, असल में जब हम इसका यूनिट रखते हैं ना, तो जूल्स पर मोल पर केल्विन ही रखते हैं इसमें। आप वाटर मास जो है वाटर का वो ग्राम्स में ही रखेंगे, फ्यूल का मास भी ग्राम्स में रखेंगे। केमिस्ट्री में सारे फॉर्मूला में आप मास ग्राम्स में ही रख रहे होते हैं। देखो, ये आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू गिवन होगी 4.18 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, अगर वो किलो जूल्स में देगा तो वो फिर किलोग्राम कर देता है, तो वो बात वही हो जाती है अल्टीमेटली। अच्छा, मैंने किलो जूल्स पर मोल रख दिए, अच्छा सॉरी, जूल्स पर मोल पर केल्विन। देखो, चेंज इन टेम्परेचर ना आप चाहे केल्विन में लें चाहे डिग्री सेल्सियस में लें, आप सेम ही आता है। आप 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें और 18 को केल्विन में कन्वर्ट करें, फिर डिफरेंस लें तो वही आएगा। तो मैं इतना लंबा काम क्यों करूं? समझ आई बात? अब आंसर बताओ क्या आया। अगर मैं फ्यूल की हीट एनर्जी निकालना चाह रहा हूँ तो 45% निकालेंगे तो वाटर की आएगी ना, तो 45 इज 0.45। तो अमाउंट हीट एनर्जी रिलीज बाय फ्यूल जो आएगी वो ये जो बी आपके पास आ रहा है आंसर, इसको आप डिवाइडेड बाय 0.45 कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगी एक्चुअल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट हैज बीन रिलीज बाय फ्यूल। वो आप इस फॉर्मूला में रखेंगे। और मोल्स ऑफ फ्यूल जो बर्न हो रहे हैं वो आपके पास, असल में इसमें ना हीट एनर्जी इंथैल्पी चेंज तक निकलवाया हुआ नहीं है क्वेश्चन। इसमें सिर्फ इन्होंने टोटल हीट एनर्जी रिलीज पर ग्राम ऑफ फ्यूल निकलवाया हुआ है। तो पर ग्राम ऑफ फ्यूल निकालने के लिए आप डायरेक्टली मास ऑफ फ्यूल से डिवाइड कर देंगे, मोल से डिवाइड नहीं करेंगे। मास नेगेटिव नहीं है बेटा, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है ना, इसलिए नेगेटिव लिया है। वो मास का नेगेटिव नहीं है। वो नेगेटिव जो है वो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए नेगेटिव लिया हुआ है। आपको सिर्फ, अगर वो इंथैल्पी चेंज कहते हैं ना, तो इंथैल्पी चेंज के साथ साइन लगाना जरूरी होता है। तो मैं यहाँ पे साइन की, यहाँ पे सिर्फ एनर्जी की टर्म्स में बात कर रहा है तो मुझे साइन की जरूरत नहीं थी वैसे। अब आंसर बता भी दो क्या बन रहा है इसका। 200 माइनस 4.18 इन 266 माइनस 18।
55700, ठीक है। मतलब एक एक करके नहीं बताओ, एनर्जी नहीं बताओगे कितनी आई है। ये वाली हीट एनर्जी जो रिलीज की है फ्यूल ने। मास ऑफ फ्यूल जो है वो 1.6 ग्राम है, तो पर ग्राम पूछी हुई है, तो फ्यूल का मास डिवाइड होगा यहाँ पे। ये पूरी वैल्यू कितनी आई है वो आप जो है यहाँ रख देंगे। ये आप कह रहे हैं आ रही है 55700 जूल्स। क्लियर है भाई यहाँ तक बात? सबका आया है आंसर? बी आ रहा है इसका आंसर। सही है, साथ समझ आई बात? अच्छा जी, एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास लास्ट, कि अगर किसी रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज, बॉन्ड एनर्जीज गिवन है, तो आप इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन कैसे निकालेंगे इसमें? तो बॉन्ड एनर्जी डाटा को यूज करके इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन किस तरह से निकाला जाता है? पहले तो आपको उसकी बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की में डेटिव बॉन्डिंग होती है। अब ट्रिपल कोवलेंट है तो कोवलेंट बॉन्ड ही ना, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड होगा। और मिथेनॉल बना हुआ है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहले आप क्या करते हैं, सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करके आइटम्स बना लेते हैं, कार्बन अलग, ऑक्सीजन अलग और हाइड्रोजन अलग। ये एलिमेंट्स नहीं है, ये एटम्स है। इसके लिए जो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे आप बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे, तो जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है आप वो पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड जो है वो 436 है, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। इसी तरह जो प्रोडक्ट साइड पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो 410 है। इस तरह के तीन बॉन्ड्स हैं 410। अब जितनी भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो नेगेटिव होती है, तो आप नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, क्योंकि बॉन्ड हीट एनर्जी रिलीज होती है। कार्बन ऑक्सीजन की -360 और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की -460। तो अगर मैं इसके लिए रूट बनाऊंगा ना, तो देखें बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी जो है जितनी भी ऐड कर देंगे, क्योंकि मेरा रूट यूं जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे ये एरो सारे हमेशा नीचे जा रहे होंगे, तो मेरा रूट भी नीचे जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मैं इनको पॉजिटिव साइन के साथ ऐड कर दूंगा। +2 × 436। और प्रोडक्ट साइड पे मेरा एरो ऊपर जा रहा है, इनका भी एरो ऊपर जाता है। मतलब जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एटम से बॉन्ड बन रहे होते हैं, तो हमेशा वो एरो ऊपर ही जाएगा। तो उसको भी मैं, जितनी भी ये बॉन्ड एनर्जीज आ रही हैं वो सारी मैं ऐड कर दूंगा। तो इसमें वी हैव 3 बॉन्ड एनर्जीज, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की 3 × -410 हो जाएगा। एक है कार्बन ऑक्सीजन की वो -360, और फिर एक है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की वो -460। इसमें अगर आप डायरेक्ट शॉर्टकट लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, इंथैल्पी चेंज निकालने के लिए बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट। लेकिन इसमें फिर आप साइन कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो नेगेटिव साइन आप लिख रहे हैं ना बॉन्ड फॉर्मेशन का, यहाँ यहाँ जो नेगेटिव लिख रहे हो, वो नेगेटिव जो है वो इस फॉर्मूला ने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो आप इसमें सिंपल क्या करेंगे, सारी रिएक्टेंट साइड की बॉन्ड एनर्जीज को ऐड करेंगे, और जितने भी बॉन्ड्स आपके बन रहे हैं मल्टीप्लाई बाय मोल्स एज वेल। प्रोडक्ट साइड की सारी बॉन्ड एनर्जीज को ऐड करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, आपके पास इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो ये वाला काम रिलेटिवली इजी होता है। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक बात? रामीन पीछे करूँ स्लाइड, ये वाला? अच्छा, आई होप आप लोगों के पास, सबके पास जो है वो बाकी इस पूरे चैप्टर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस है। अगर नहीं है तो प्लीज मुझे मैसेज करके ले लेना। इसकी मैं एक वर्कशीट कंपाइल करके आप लोगों को अभी थोड़ी देर में भेज रहा हूँ। उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं एनर्जेटिक्स के, आप वो और कर लें।
देखिए, लास्ट मोमेंट पे आप इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, तो जो रीसेंट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास थोड़े से इंपॉर्टेंट है एनर्जेटिक्स के। सिंपल आ रहा है एनर्जेटिक्स, लेकिन आ जरूर रहा है। तो अगर बहुत फंसा हुआ था एनर्जेटिक्स, तो वो वाले क्वेश्चन जरूर कर लो। आई होप हमने अभी सारे कॉन्सेप्ट ही एटलीस्ट टच कर लिए हैं, रिवाइज कर लिए हैं। लेकिन अगेन, जब तक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम बनेगा नहीं। अब आपका पेपर टू जो है वो करीब है, तो आप पेपर टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस अभी ट्राई करें। बाकी फिर पेपर वन में भी आपके पास इस बार आई गेस 6 to 7 डेज का ब्रेक आ रहा है। बस लभी से ख़त्म कर रहे हैं क्लास। नेक्स्ट टॉपिक हम जो कल करेंगे वो केमिकल इक्विलिब्रियम करेंगे। और केमिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा सा वैसे सिंपल क्वेश्चंस ही बनते हैं आप उसके, लेकिन थोड़ा सा जो है ना ज्यादा आ रहा है। उसकी भी वर्कशीट मैं आप लोगों को भेज दूंगा। एनर्जेटिक्स की मैं आप लोगों को अभी भेज देता हूँ। तो ये वर्कशीट जरूर कर लेना कल तक, और फिर इसमें जो प्रॉब्लम होंगी वो मुझसे पूछ लेना। अगर अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। हम देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम करेंगे, इनऑर्गेनिक करेंगे और ऑर्गेनिक करेंगे। ठीक है, हो जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही हो जाता है। पेपर टू बस अच्छा करके आ जाओ तो ग्रेड के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। पेपर वन का जरा टाइम टेबल देखना कितने, उसके हिसाब से उसको प्लान करना। पेपर टू में आप इतना कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज कर लेते हैं कि पेपर वन में आपके लिए फिर इजी हो जाता है बाद में। अच्छा, एएलई की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, हम जो आज एएलई कर रहे थे वो कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास के जो एएलई हैं वो अभी मुझे भी याद नहीं है कौन से लिखे हैं स्केड्यूल में। वो भी कर सकते हैं अगर आप पहले से कर लें और आपको लगे कि वो एएलई आसान है। अगर आप कोई और एएलई करवाना चाहें क्लास में तो आप वो बता दिया करें। बाकी मैंने आपका जो ड्राइव फोल्डर है एएलईज का, उस पे कुछ देखो लेक्चर्स अपलोड किए हैं। कुछ नहीं है बल्कि अच्छे खासे हो गए। आई होप आप लोग यहाँ से इसको, सबको पास एक्सेस तो है। एली पास पेपर्स जो है आपके पास, इसमें जब आप जाएंगे तो पेपर टू आपके पास काफ़ी, पेपर टू भी है और इसमें पेपर वन का भी फोल्डर आ गया है। तो देखो, ये तो तीन है जो अभी हमने किए हैं। पेपर टू ईयरली पेपर्स, जो होमवर्क लिखा हुआ है ना जिसके आगे, ये आपको खुद करना है सारे। इसको खोलोगे तो इसमें भी बहुत सारे ईयरलीज हैं जिनके हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर प्रेजेंट हैं, और इनके वर्किंग सॉल्यूशंस भी हैं आपके पास। अगर आप इनके होमवर्क में करते वक्त कहीं पे फंसते हैं तो आप उसी रिकॉर्डेड लेक्चर को आगे बढ़ा बढ़ा के देख सकते हैं कि जिस क्वेश्चन पे भी आप स्टक हो रहे हैं या फंस रहे हैं। तो ये इसमें आपके पास 2024 के भी 5 मार्क्स पड़ा हुआ है, 2023 के पेपर्स भी पड़े हुए हैं अच्छे खासे, और 2022 के भी पड़े हुए हैं। तो पहले तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये वाले ईयरली जरा होमवर्क में कर लें, क्योंकि इसमें अगर आप किसी कॉन्सेप्ट में फंसते हैं तो आपके पास सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद ये जो तीन ईयरलीज हैं ये हम अभी तक कर चुके हैं। आज की क्लास का ईयरली भी अपलोड हो गया है। अब जो नेक्स्ट वीकेंड पे क्लास होंगी उनके दो ईयरली और आ जाएंगे, तो इस तरह से जितने यहाँ पे होमवर्क में है उतने ही हमारे क्लास वर्क में भी आ जाएंगे। अच्छा खासा बैंक हो जाता है इसमें, और अच्छे खासी अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो ठीक ठाक ये वाली प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है भजिया, समझ आ गई कौन कौन से करने हैं बेटा? पहले तो आप ये वाले कर लें जो होमवर्क में गिवन है और जो हम क्लास में कर रहे हैं। उसके बाद पेपर वन को हम बाद में देखेंगे। पेपर वन में भी हमारे पास जो है वो एयरलीज हैं। इस बार हम पेपर वन की थोड़ी सी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वो आपके जो जैसे पेपर टू से फ्री हो गए, 6 7 डेज का गैप आ रहा होता है, उस पर हम जरा पेपर वन ठीक ठाक कर लेंगे। चलो, जा सकते हैं फिर आप लोग अभी। अल्लाह हाफिज।